प्राचीन रक्त सक्रिय हो गया है। पार्थ, अब तुम्हारा समय आ गया है। हाँ, मुझे नहीं लगा था कि मुझे यह इतनी जल्दी मिल जाएगा। देखते हैं कि शाही लबादा पहने विश्व आत्मावादी द्वारा छोड़ा गया ये रहस्यमय फॉर्मेशन एपर्चर कितना रहस्यमय है। अब तक की सारी घटनाओं को देखने के बाद रुद्र को लगभग पूरा यकीन हो गया था कि जिसने ये संरचना बनाई थी वह एक राजसी लबादाधारी विश्व आत्मावादी था। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति संभवतः एक मार्शल किंग था। ये भी संभव था कि वह वही शक्तिशाली प्राणी हो जिसने शाही वंश से संबंध रखते हुए सहस्राब्दी प्राचीन शहर में राक्षसी जीवों के कबीले का सफाया किया था। चूंकि उसने वादा किया था कि वह ऐसा करेगा, इसलिए उसने देर नहीं की। फॉर्मेशन एपर्चर का पता लगाने के बाद रुद्र ने सबसे पहले पूरे क्षेत्र को घेरने के लिए एक गुप्त आत्मा संरचना बनाई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि फॉर्मेशन एपर्चर खोलते समय किसी भी प्रकार की गतिविधि होने पर अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। एक गुप्त आत्मा संरचना बनाने के बाद ही रुद्र ने संरचना छिद्र खोलने के लिए एक आत्मा संरचना बनाना शुरू किया। हालांकि यह एक शाही लबादाधारी विश्व आत्मावादी का काम था, लेकिन स्वर्ग की आंखों की मदद से रुद्र ने इसकी संरचना को समझ लिया और इसकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। साथ ही उस संरचना को बनाने वाले व्यक्ति ने इसे एक विशेष तरीके से बनाया था। निर्माता केवल उस व्यक्ति की परीक्षा ले रहा था जो इस संरचना को समझ सके, इसलिए आत्मा संरचना की शक्ति बहुत अधिक नहीं थी। केवल छिपाव का तत्व ही अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली था। परिणामस्वरूप रुद्र के लिए संरचना का द्वार खोलना काफी आसान था। तारांकन हम आत्मा संरचना के चारों ओर बैंगनी रंग की रोशनी घूम रही थी। पलक झपकते ही साधारण सी दिखने वाली धरती पर भयंकर आंधी चलने लगी। धरती थोड़ी कांपी, फिर अंत में प्रकाश की एक किरण आकाश में उठी। इसके बाद धीरे धीरे जमीन से एक विशाल और प्रभावशाली द्वार प्रकट हुआ। ये सुनहरा था, लेकिन स्वर्णमय आत्मा संरचनाओं की शक्ति से निर्मित नहीं था। ये स्वर्णमय आत्मा संरचना स्वर्ण चोगाधारी विश्व आत्मावादियों की स्वर्णमय आत्मा संरचनाओं से पुनर्तः भिन्न थी। यह एक मौलिक अंतर था। यह न केवल सुंदर था बल्कि शक्तिशाली भी था। आत्मा संरचना की शक्ति, जो अब रंग के आधार पर विभेदित नहीं थी, शक्ति के एक बिल्कुल नए स्तर पर थी, एक शाही चोगा आत्मा संरचना की शक्ति। हे सौभाग्य से मैंने पहले से तैयारी कर ली थी, वरना इससे वाकई काफी ध्यान आकर्षित हो जाता। अपनी आंखों के सामने राजसी लबादा आत्मा संरचना द्वारा निर्मित विशाल द्वार से निकलती हुई अपार रोशनी को देखकर रुद्र समझ गया कि यह संरचना छिद्र का प्रवेश द्वार है। दरवाजे से अंदर जाते ही वह एक गलियारे में पहुंच गया, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद रुद्र ने देखा कि सामने 3 प्रवेश द्वार दिखाई दे रहे हैं। रुद्र ने जल्दबाजी में आगे बढ़ने से परहेज किया क्योंकि किसी कारणवश उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, और स्वर्ग की दृष्टि से किए गए अवलोकन से वास्तव में उसे कुछ विसंगतियां दिखाई दी। यह एक भूलभुलैया थी। अगर उसने एक भी गलत कदम उठाया तो वह ऐसी स्थिति में फंस जाएगा जहां से निकलना असंभव होगा। दुष्ट, इस जगह का निर्माता सचमुच दुष्ट था। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से जाल नहीं बिछाए या शक्तिशाली रक्षक नहीं छोड़े, लेकिन उसने अदृश्य रूप से कई खतरों को एक के बाद एक फैला दिया। खतरों के बीच अनगिनत रास्ते थे, अनगिनत विकल्प थे, लेकिन अगर कोई एक भी गलत रास्ता चुन ले या एक भी गलत दरवाजा खोल दे तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ऐसे हालात में प्रवेश करने वालों के लिए सिर्फ 2 ही शब्द इंतजार कर रहे थे, पूर्ण मृत्यु। सौभाग्य से रुद्र के पास दिव्य दृष्टि थी और वह सावधानी से आगे बढ़ रहा था। उसने जाल को जल्दी भांप लिया और जीवित रहने के रास्ते के सुराग भी खोजने लगा। फिर भी रुद्र ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। वह सतर्क और सावधान था। जब भी उसे प्रवेश द्वारों में से किसी एक को चुनना होता, वह प्रवेश करने से पहले हर द्वार का बारीकी से निरीक्षण करता और दोबारा जांच करता। हर कदम सचमुच डरावना था। ऐसे तनावपूर्ण हालात में रुद्र को भी समय का पता नहीं चला। उसे बस इतना पता था कि उसने अनगिनत रास्ते तय किए, अनगिनत दरवाजे पार किए, लेकिन अभी तक किसी जानलेवा खतरे का सामना नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि अब तक उसने जितने भी रास्ते चुने थे सब सही थे, उसके सारे फैसले सही थे। अंततः रुद्र के सामने एक चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी प्रकट हुई। ये फॉर्मेशन एपर्चर का निकास द्वार था। रुद्र तेजी से उसकी ओर बढ़ा। सचमुच उसने एक बार फिर एक विशाल चमकदार दरवाजा देखा, लेकिन यह दरवाजा भूलभुलैया में मौजूद नकली दरवाजों जैसा नहीं था। यह असली निकास द्वार था। इसके अलावा निकास द्वार के सामने हवा में एक चाबी तैर रही थी, 3 फुट लंबी एक चाबी जो किसी खंजर जैसी लग रही थी। रुद्र ने चाबी पकड़ी और दरवाजे से अंदर कदम रखा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। फिर कुछ ही देर बाद वह उस जगह पर लौट आया जहां से उसने फॉर्मेशन एपर्चर में प्रवेश किया था। अपने चारों ओर देखते हुए पहले से ही अंधेरे हो चुके आकाश के अलावा लगभग कोई और बदलाव नहीं था। हल्की हवा वैसी ही थी, पक्षियों की चहचहाहट भी। उसके हाथ में पकड़ी हुई स्पिरिट फॉर्मेशन की कुंजी उसकी हथेली में पहले जैसी ही कसी हुई थी, और यहाँ तक कि उसके द्वारा बनाई गई ओपनिंग फॉर्मेशन भी अभी भी घूम रही थी।
लेकिन जब उसने स्वर्ग की आंखों से दोबारा देखा तो पाया कि फॉर्मेशन एपर्चर चुपके से गायब हो गया था। रुद्र, तुमने सफलता प्राप्त कर ली। तुमने एक राजसी लबादाधारी विश्व आत्मावादी के गठन छिद्र को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली है। अगर यह बात सबको पता चल जाए तो पूर्वी सागर में जरूर हलचल मच जाएगी और आपका नाम भी पूरी दुनिया में फैल जाएगा। इस फॉर्मेशन एपर्चर के डिज़ाइनर बहुत ही कुशल हैं और अगर कोई राजसी वस्त्रधारी विश्व आत्माविद भी इसे करने का प्रयास करे तो शायद ये प्रक्रिया इतनी सुगम न हो। फिर भी आपने इसे कर दिखाया। मुझे कहना होगा, ये सचमुच खुशी मनाने और बधाई देने योग्य है। आत्मा निर्माण तकनीकों में आपकी प्रगति आपकी साधना से भी कहीं अधिक है। जो लोग आत्माओं को अपने वश में करने की तकनीकों पर नियंत्रण रखते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द बुद्धि है। चाहे विश्व आत्माओं से संपर्क करके उन्हें स्वेच्छा से आपके लिए अपने प्राण त्यागने के लिए राजी करना हो या बंधनों को तोड़कर घातक जाल बिछाना हो, उन्हें असाधारण बुद्धि की आवश्यकता होती है। केवल इसी बुद्धि से कोई दूसरों से श्रेष्ठ बन सकता है और अजेय स्थिति में आ सकता है। और तुम ठीक उसी से सुसज्जित हो। साधना को छोड़ दें तो स्पिरिट फॉर्मेशन तकनीकों के मामले में मार्शल किंग स्तर के स्वर्ण चोगा वाले विश्व स्पिरिटिस्ट भी शायद तुमसे कहीं कमतर होंगे। एग्नी ने रुद्र की लगातार प्रशंसा की। फॉर्मेशन एपर्चर में प्रवेश करने के बाद से उसने रुद्र को कुछ भी करने के लिए नहीं कहा। सब कुछ रुद्र ने खुद ही देखा और किया और उसने अपने रास्ते भी खुद ही चुने। या यूं कहें कि उसे रुद्र को याद दिलाने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि लगभग हर बार जब उसे कुछ गलत नजर आता तो रुद्र को भी वही बात नजर आती। उसकी तरक्की देखकर उसे न सिर्फ सुकून मिलता था बल्कि वह उसकी तारीफ के काबिल भी थी। बुद्धि की तुलना, सचमुच जिसने ये संरचना बनाई है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। इस भूल-भुलैया के अंदर मानो उसने कोई चेतावनी ही न रखी हो। ऊपर से देखने पर यह बेहद सरल लगता है, लेकिन असल में चारों ओर खतरे ही खतरे हैं। जरा सी भी लापरवाही से जान जा सकती है। सौभाग्य से मेरे पास स्वर्ग की दृष्टि है, वरना मेरी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति से मैं कुछ भी नहीं देख पाता। रुद्र मुस्कुराया। हालांकि कई छोटी छोटी बातें उसके अपने फैसले थे, लेकिन अंततः स्वर्ग की आंखें ही वह महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसने उसकी मदद की। मैंने तुम्हें स्वर्ग की आंखें सिखाईं, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए सिखाया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में अच्छी राय रखता हूँ। और मैं तुम्हारे बारे में अच्छी राय क्यों रखता हूँ? क्योंकि तुम में काबिलियत है। भले ही मुझे आपके विश्व आत्मा क्षेत्र में कैद होना पड़ा और अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको मजबूत होना पड़ा, लेकिन अगर आपने मेरा विश्वास नहीं जीता होता तो मैं कभी भी सब कुछ आपको नहीं सौंपती। अंततः ये सब इसलिए है क्योंकि आप काफ़ी मजबूत हैं। रुद्र की प्रशंसा एग्नि के दिल की गहराई से निकली थी। रुद्र की प्रगति ने उसे अंतर्मन से आनंदित किया। एग्नि की प्रशंसा ने न केवल रुद्र का आत्मविश्वास बढ़ाया बल्कि उसकी शक्ति और इच्छाशक्ति को भी मजबूत किया। हाथ में मौजूद स्पिरिट फॉर्मेशन की कुंजी को रखने के बाद भी रुद्र रुका नहीं। वह और आगे बढ़ा और फॉर्मेशन एपर्चर की खोज जारी रखी। अनजाने में ही आसमान काला हो गया था। इसका मतलब था कि रुद्र ने फॉर्मेशन एपर्चर को तोड़ने में काफ़ी समय लगा दिया था और फोर सीज एकेडमी के नियमों के अनुसार उन्हें वहां केवल 10 दिन ही रहने की अनुमति थी। इसलिए रुद्र को जल्दी करनी थी। उसे न केवल 10 दिनों के भीतर फॉर्मेशन तोड़ना था, बल्कि 10 दिनों के भीतर ही रहस्य को भी सुलझाना था। उसने नींद और आराम को त्यागने की तैयारी कर ली थी। अपने भाई के लिए वह अपना सब कुछ दांव पर लगा देगा। रात का गहरा अंधेरा था और हल्की हवा की सरसराहट के अलावा चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। देखने में शांत लगने वाले इस जंगल के भीतर अनगिनत खतरे मंडरा रहे थे। ये जंगल की गहराई थी। वहां घातक दिव्य औषधियां थीं और कभी कभी रुद्र का सामना भयंकर मार्शल औषधियों से भी होता था। वहां कुछ ऐसे खूंखार जानवर भी थे जिनमें बुद्धि का कोई नामोनिशान नहीं था, उनके भीतर केवल हत्या करने की प्रवृत्ति थी। रुद्र सतर्क था और उसकी हरकतें विचित्र थीं। वह विशाल जंगल में एक आत्मा की तरह भटक रहा था। न तो कोई इंसान और न ही कोई जानवर उसके निशान खोज सकता था। रुद्र अभी भी सावधानीपूर्वक फॉर्मेशन एपर्चर की खोज कर रहा था, लेकिन अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अपनी तीव्र श्रवण शक्ति से उसने अजीबोगरीब आवाज़ों के झटके सुने। अंततः रुद्र का हृदय व्याकुल हो उठा क्योंकि वह समझ गया था कि यह किसकी आवाज़ है। यह एक स्त्री की आवाज़ थी। यह एक स्त्री की पुकार थी, परंतु यह एक कांपती हुई, यहाँ तक कि सुखद पुकार थी। इसे सुनकर हृदय क्षीण हो उठता और ध्यान से सुनने पर एक महिला की आवाज़ में अचानक उतार चढ़ाव, अचानक लंबे और छोटे स्वर सुनाई दिए, साथ ही एक पुरुष के हौंफने की कर्कश आवाज़ें भी सुनाई दीं। हे भगवान, इतने खतरनाक जंगल की गहराई में भी लोग इस तरह की अनुचित हरकतें कर रहे हैं। वे सचमुच हद से ज़्यादा लापरवाह हैं। सभी मनुष्यों का हृदय जिज्ञासु होता है। रुद्र भी इसका अपवाद नहीं था। उसे सचमुच जिज्ञासा हुई, ऐसी जगह पर भला कौन ऐसा करने की सोच सकता है। रुद्र ने ध्यान से सोचा और यहाँ आने वाले लोगों का विश्लेषण किया और उनके आपसी व्यवहार के आधार पर निष्कर्ष निकाला। रुद्र को लगा कि ऐसा कोई जोड़ा नहीं होना चाहिए जिनके बीच इतना खास रिश्ता हो।
तब ये प्रेम करने का एक अनोखा और मनमौजी तरीका था। सचमुच लोग ऐसा कर रहे थे। उनके समूह में, यानी उस समूह में जो सहस्राब्दी प्राचीन शहर में दाखिल हुआ था, उसके और राधिका और माया के अलावा स्पष्ट रूप से कोई और ऐसा नहीं था जिसका प्रेम संबंध हो। फिर भी ऐसे लोग थे जो इस तरह के अनैतिक कृत्य कर रहे थे। अगर यह सनक में किया गया प्रेम नहीं था तो फिर क्या था? आखिर ये कौन है? जिज्ञासावश रुद्र धीरे धीरे आवाज़ों के स्रोत के पास पहुंचा। तभी उसने वहां एक गुप्त आत्मा संरचना देखी। लेकिन रुद्र के लिए यह कोई समस्या नहीं थी। स्वर्ग की आंखों से यहाँ तक कि गठन छिद्र भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे। ऐसा लगता था मानो गुप्त आत्मा गठन मौजूद ही न हो। स्वर्ग की आंखों का उपयोग करते ही रुद्र की आंखों के सामने की चीजें तुरंत बदल गईं। वे धीरे धीरे लहरदार होने लगीं और धुंधली पड़ने लगीं। उसने सबसे पहले बैंगनी रंग की आत्मा संरचना की एक परत देखी, जिसका अर्थ था कि यह एक बैंगनी चोगा पहने विश्व आत्माविद द्वारा बनाई गई गुप्त संरचना थी। लेकिन जल्द ही आत्मा का घेरा क्षीण होने लगा। अंततः ये पूरी तरह से गायब हो गया और रुद्र आत्मा के घेरे के भीतर छिपी हर चीज को देख सका। उसने एक पुरुष और एक महिला को कामुक गतिविधियों में लिप्त देखा। ये वे हैं। सामने का दृश्य देखकर रुद्र थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह उन दोनों को पहले से ही पहचानता था। वे त्रिशिता की छोटी बहन वसुंधरा और कार्तिक के बड़े भाई ऋषभ थे। वसुंधरा को अर्णव में दिलचस्पी थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसे ऋषभ में कोई रुचि थी। और ऋषभ को स्पष्ट रूप से त्रिशिता में दिलचस्पी थी, लेकिन ऐसा नहीं लगता था कि उसे वसुंधरा में कोई रुचि थी। बहुत गहरा, उन्होंने इसे बहुत गहराई से छिपा रखा था। भावनाओं के कारण उनकी वर्तमान अनियंत्रित स्थिति को देखकर रुद्र को लगा कि उनका अनुचित संबंध महज 1-2 दिन पुराना नहीं था, वरना वे इसमें इतने अभ्यस्त, इतने खोए हुए और इतने मग्न कैसे हो गए थे। यहाँ तक कि जब वह किनारे पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था, तब भी उन्हें इसका एहसास नहीं हुआ। ओह, अगर ये दोनों हैं तो ये बिल्कुल सही हैं। मुझे सच में नहीं पता कि इन्होंने अपने छोटे भाई और बड़ी बहन से कैसे छुटकारा पाया। खैर, मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आप लोग मजे करते रहिए। ये जानने के बाद कि कौन एक दूसरे को खुश कर रहे थे, रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर मुड़कर जाने की तैयारी की। हालांकि वह काफी उत्सुक था, लेकिन उन्हें लाइव प्रसारण देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर उनके पास समय होता तो वह वापस जाकर राधिका और माया को गले लगाना पसंद करते। चेहरे, कदकाठी, त्वचा और स्पर्श के मामले में भी वसुंधरा राधिका से बहुत दूर थे। हालांकि रुद्र का मुख्य मिशन अब उस सुरक्षा कवच को तोड़ना था जिसने प्राचीन शहर को छुपा रखा था, इसलिए उसके मन में इस तरह की चीजें करने का समय नहीं था। त्रिशिता, तुम मुझसे मुंह मोड़ रही हो, तुम मुझसे ठंडा व्यवहार कर रही हो, तुम मेरी तरफ सीधे नहीं देख रही हो। अब भी क्या मैं तुम्हें अपनी इच्छा अनुसार नहीं छेड़ रहा हूँ? हा टिल्ड। लेकिन जैसे ही रुद्र मुड़ा, उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऋषभ त्रिशिता का नाम पुकार रहा था। उसी क्षण जब रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि ऋषभ पागल हो गया था। वह गुस्से से चीख रहा था, मानो वह कोई राक्षस बन गया हो। लेकिन जब उसने ऋषभ के साथ ऐसा कर रही महिला को दोबारा देखा तो उसे स्पष्ट रूप से वसुंधरा दिखाई दी, त्रिशिता नहीं। धिक्कार है, क्या ये ऋषभ पागल हो गया है? रुद्र पूरी तरह से हैरान था। अरे बड़े भाई ऋषभ, आप तो बहुत बुरे हैं। साफ दिख रहा है कि वसुंधरा आपके साथ है, आपने मेरी बहन का नाम क्यों लिया? रुद्र अभी उलझन में ही था कि वसुंधरा ने मोहक अंदाज में अपनी आंखें खोलीं और थोड़ी नाराजगी के साथ बोली, हाँ, तुम मेरी हो और तुम्हारी बहन भी मेरी ही होगी। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम मेरी बहन की देखभाल करने में मेरी मदद करोगी? ऋषभ ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन तुम्हें मुझे समय देना होगा। आखिर तुम मेरी बहन के स्वभाव को तो जानते ही हो। मुझे धीरे धीरे मेहनत करनी होगी ताकि उसके मन में तुम्हारे लिए अच्छे भाव पैदा हो सकें, और उसे तुम्हें पसंद करवाना तो और भी मुश्किल होगा। वसुंधरा ने नखरे दिखाते हुए कहा, मुझे पसंद करती है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे बस उसे पाना है, मुझे ये ज़रूरी नहीं कि वह मुझे पसंद करे। वसुंधरा, कल लौटने के बाद अपनी बड़ी बहन के साथ मार्शल औषधियाँ ढूंढने जाना। जब वो थकी हुई हो और उसका ध्यान कहीं और हो तो चुपके से उसके खाने में ये मिला देना और फिर मुझे सूचना दे देना। उस समय जाहिर है मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। ऋषभ ने बोलते हुए नशीले पानी की एक बोतल निकाली। यह एक विशेष औषधि थी, एक ऐसी औषधि जो महिलाओं में विशेष इच्छाएं उत्पन्न करती थी, लेकिन साथ ही उन्हें एक भ्रमित अवस्था में भी डाल देती थी। बोतल देखते ही वसुंधरा का चेहरा भी बदल गया। उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आए और उसने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं कर सकती। अगर तुमने इस तरह ज़बरदस्ती की तो मेरी बहन को बाद में पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा किया है। वो मुझे मार डालेगी। उसके स्वभाव को देखते हुए वो मुझे ज़रूर मार डालेगी। चिंता मत करो, वह ऐसा नहीं करेगी। मैंने पहले ही योजना बना ली है। जंगल की गहराई में एक विशेष प्रकार का भयंकर जानवर रहता है जिसे कामोत्तेजक जानवर कहा जाता है।
वह कामोत्तेजक राक्षस रूपांतरित हो चुका है। जब वह पुरुषों को देखता है तो उन्हें मार डालता है, परंतु जब वह महिलाओं को देखता है तो उनका यौन शोषण करता है। यही उसका स्वभाव है, और वह एक विशेष प्रकार की गैस भी छोड़ सकता है जो केवल महिलाओं पर ही असर करती है, पुरुषों पर नहीं। हालांकि वह सचमुच निराकार रूप में महिलाओं को मोहित कर सकता है और उन्हें वश में कर सकता है, जिससे वह अपनी मनमर्जी कर सकता है। तुम्हारी बहन इस दवा को लेने के बाद उसकी चेतना धुंधली हो जाएगी। मैं तुम दोनों बहनों को मार गिराऊंगा, और ऐसा करते समय मैं कामोत्तेजक राक्षस की चीख की नकल करने के लिए एक आकृति बनाऊंगा और साथ ही उस राक्षस की परछाई भी बनाऊंगा। इससे तुम्हारी बहन सोचेगी कि उसे कामोत्तेजक राक्षस ने अपवित्र कर दिया है, और उसे पता नहीं चलेगा कि यह तुम्हारे कारण हुआ है, न ही उसे पता चलेगा कि यह मैंने किया है। ऋषभ ने ये कहते हुए जोर से हंसा। जाहिर है उसने न केवल इस दिन की योजना बहुत पहले से बनाई थी, बल्कि वह इस दिन का बेसब्री से इंतजार भी कर रहा था। तो तुमने पहले से ही तैयारी कर ली थी, इसीलिए तो मुझे अपनी बहन को यहाँ लाने के लिए हर संभव कोशिश करनी पड़ी। शुरू से ही तुम्हारा मकसद मेरी बहन थी। वसुंधरा थोड़ी गुस्से में थी। बिल्कुल सही, शुरुआत से ही मेरा लक्ष्य वही थी। बहुत पहले से ही मेरा लक्ष्य वही थी। फोर सीज एकेडमी में आने के बाद जिस पल मैंने उसे देखा, मैं उस पर मोहित हो गया। इन लगभग 4 वर्षों के दौरान मैंने उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा मैं अपने पूर्वजों के साथ करता था। प्रशिक्षण के दौरान मैं हमेशा उसके आगे खड़ा रहता था और उसके लिए खतरों को रोकता था। जब भी कोई अच्छी बात होती थी, मैं हमेशा सबसे पहले उसे देता था ताकि वह उसका अनुभव कर सके। लेकिन उसने कभी मेरी तरफ सीधे नहीं देखा और मुझे दोस्त की तरह भी नहीं मानती। अगर मैं एक महान प्रतिभावान बन जाऊं और उसके साथ खड़ा रहूं, तब भी उसका व्यवहार वैसा ही रहेगा। मैंने उसे शुरू से ही प्यार किया था, लेकिन अब मैं उससे नफरत करता हूं। मुझे उसकी पसंद की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस उसका शरीर चाहिए। ऋषभ गुस्से से पागल हो गया था, उसका क्रोध चरम पर था। नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मैं अपनी बहन को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ऋषभ को इस तरह व्यवहार करते देख वसुंधरा ने दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। तुमने क्या कहा? फिर से कहो। वसुंधरा के इनकार को सुनकर ऋषभ का चेहरा तुरंत बिगड़ गया। उसकी आंखों से ठंडी निगाहें निकलीं। मैंने कहा, मैं अपनी बहन को नुकसान पहुंचाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। हालांकि वह आमतौर पर मेरे साथ सख्ती बरतती है, आखिर वह मेरी बहन है। हम वसुंधरा के बोलने से पहले ही ऋषभ का हाथ चील के पंजे की तरह उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने धमकी देते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? क्या तुम भूल गई हो कि जब तुम्हारी बहन ने तुम्हें साधना के संसाधन देने से मना कर दिया था, तब किसने तुम्हें ये संसाधन दिए थे? क्या तुम भूल गई हो कि जब तुम्हारी बहन ने नहीं दिए थे, तब किसने तुम्हारी मदद की थी? तुम मेरी मदद करने की हिम्मत नहीं करते। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं अभी 10 कामोत्तेजक राक्षसों को बुला लाऊंगा और उनसे तुम्हारा यौन शोषण करवाऊंगा, फिर यह बात फोर सीज एकेडमी में सबको बता दूंगा। हम उसी क्षण वसुंधरा का चेहरा लाल हो गया था और उसकी सांस फूलने लगी थी। वह बेताब होकर अपने हाथ हिला रही थी, ऋषभ को इशारा कर रही थी कि वह उसे छोड़ दे। बताओ, क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं? ऋषभ ने हाथ छोड़ दिया और फिर से उग्र स्वर में पूछा। खांसी खांसी उसी क्षण वसुंधरा को लगातार तेज खांसी आई। उसके चेहरे पर न केवल दर्द था, बल्कि डर भी था। उसे आखिरकार पता चल गया था कि ऋषभ कितना घिनौना था। उसे उस समय सस्ते फायदों के लालच में किए गए अपने काम और ऋषभ के साथ साजिश रचने पर पछतावा हुआ। लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि वह जानती थी कि ऋषभ निश्चित रूप से वही व्यक्ति था जो कहता था वही करता था। अंत में उसके पास समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हा, ये तो बेहतर है। वसुंधरा की सहमति सुनकर ऋषभ तुरंत पागलों की तरह हंस पड़ा, फिर उसके शरीर पर झपटा और उसके ऊपर बेकाबू होकर लेट गई उस खूबसूरत हसीना पर टूट पड़ा। अरे, ये तो कितना विकृत है। हालांकि गुप्त आत्मा संरचना ध्वनिरोधक थी, फिर भी रुद्र सब कुछ स्पष्ट रूप से सुन पा रहा था। उसे वसुंधरा के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, लेकिन त्रिशिता के लिए उसे दया जरूर आई। हालांकि रुद्र और त्रिशिता के बीच ज्यादा मेलजोल नहीं था, लेकिन राधिका और अन्य लोगों के प्रति त्रिशिता के रवैये को देखकर रुद्र समझ गया था कि त्रिशिता और वसुंधरा बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व थे। ये कहा जा सकता है कि त्रिशिता एक बेहद प्रतिभाशाली और नेक इंसान थी, जिनकी खूबसूरती बेमिसाल थी और उनमें जरा भी घमंड नहीं था। लेकिन कहावत है, जिन मामलों का आपसे कोई लेना देना नहीं है, उनके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि त्रिशिता का स्वभाव काफ़ी अच्छा था, फिर भी ये त्रिशिता के परिवार के आंतरिक मामले थे। रुद्र इस समय एक मिशन पर था, इसलिए उसने यूं ही आकर ऐसे मामले में दखल देने की तैयारी नहीं की। इसके अलावा अगर वह ऐसा करता भी तो उसके पास ऐसा करने का कोई तरीका नहीं था। अगर वह सच बोलता तो त्रिशिता उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती, बल्कि वसुंधरा के लिए उसे करारा जवाब देना आसान हो जाता।
अगर वह त्रिशिता और उसकी बहन का पीछा करता है और फिर वसुंधरा द्वारा त्रिशिता को नुकसान पहुंचाने के ठीक उसी क्षण उन्हें रोकने के लिए आता है और वसुंधरा पर उसी क्षण आरोप लगाता है, तो वह समय बर्बाद कर रहा होगा। रुद्र को नहीं पता था कि वसुंधरा कब अपनी चाल चलेगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि रुद्र के पास इतना समय नहीं था। इसलिए रुद्र ने इसे केवल एक तमाशा समझा और हस्तक्षेप नहीं किया। वह मुड़ा और चला गया। रात भर की खोज के बाद रुद्र को काफ़ी अच्छी सफलता मिली। उसे कुल 3 फॉर्मेशन एपर्चर मिले, लेकिन उसने उनमें से केवल एक ही खोला। राधिका और अन्य लोगों को चिंता से बचाने के लिए रुद्र को सहस्राब्दी प्राचीन शहर लौटना पड़ा और उन्हें बताना पड़ा कि वह न केवल ठीक है, बल्कि उसे काफ़ी अच्छी सफलता मिली है, और यह भी कि घने जंगल में भी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जब रुद्र शहर लौटा तो उसने एक विशेष भयंकर जानवर देखा। उस पर केवल मोटी स्टील की कवच थी, लेकिन कवच के अंदर ताज़ा कोमल मांस था। उसने सोचा कि चूंकि राधिका और बाकी लोग प्राचीन शहर में केवल बैठे बैठे समय बिता रहे थे, इसलिए सूखा भोजन खाने के बजाय उन्हें कुछ अच्छी सामग्री देना और उन्हें अपने लिए स्वादिष्ट भोजन पकाने देना बेहतर होगा। आखिरकार अब उसे पता चल गया था कि राधिका को खाना पकाने का शौक है। इसलिए रुद्र ने गुजरते समय उस भयंकर जानवर को मार डाला और उसे सहस्राब्दी प्राचीन शहर की ओर ले गया। जब रुद्र लौटा तो आकाश जगमगा रहा था, लेकिन प्राचीन शहर में प्रवेश करने से पहले उसने एक सुंदर आकृति देखी। ये त्रिशिता थी। वह एक इमारत की चोटी पर बैठी थी और ऊपर से नीचे देख रही थी। रुद्र को देखकर उसने हल्की सी मुस्कान दी और विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर अपनी नज़रें दूर कहीं टिका दीं। हालांकि त्रिशिता ऊपर से शांत दिख रही थी, लेकिन उसकी कोमल निगाहों से रुद्र उसकी चिंता को महसूस कर सकता था। रुद्र जानती थी कि वह किस बात को लेकर चिंतित है। वह निश्चित रूप से अपनी छोटी बहन वसुंधरा के लिए चिंतित थी। लेकिन अगर त्रिशिता को पता चल जाए कि इस समय उसकी बहन ऋषभ के साथ मौज मस्ती कर रही है और उसके खिलाफ साजिश रच रही है, तो कौन जाने उसे कैसा महसूस होगा। उस पर रुद्र के दिल में थोड़ी कड़वाहट उठी। उसने स्वीकार किया, उसे उस बेचारी औरत के लिए थोड़ी सहानुभूति भी हुई। ये सोचते हुए रुद्र ने अपने हाथ में मौजूद भयंकर जानवर के शव को नीचे रख दिया। फिर लगातार छलांग लगाते हुए वह त्रिशिता के पास पहुंचा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम इतनी जल्दी उठ गई? क्या तुमने अच्छी तरह आराम किया? तुम्हारे मुकाबले मैंने निश्चित रूप से अच्छी तरह आराम किया है। क्या तुम बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रही हो? पूरी रात घर नहीं लौटी? क्या तुम्हें किसी खतरे से डर नहीं लगता? त्रिशिता ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी मुस्कान बहुत ही सौम्य थी, उसमें ज़रा भी दुर्भावना नहीं थी। उसमें चापलूसी का भी कोई निशान नहीं था, मानो वह किसी सामान्य मित्र के प्रति थोड़ी सी चिंता जता रही हो। इस दुनिया में चाहे कहीं भी हो या कभी भी हो, खतरों का हमेशा अस्तित्व बना रहता है। लेकिन मैं आमतौर पर सतर्क व्यक्ति हूँ। अगर कोई पर्याप्त रूप से सतर्क रहे तो किसी भी खतरे से बचा जा सकता है। त्रिशिता, इस जंगल में अनगिनत खतरे हैं। कभी कभी वे केवल मार्शल मेडिसिन या भयंकर जानवरों तक ही सीमित नहीं होते। कभी कभी वे इंसान भी हो सकते हैं। एक सलाह, मेरी तरह सावधान रहो। कई बार अपनों से भी सावधान रहना जरूरी होता है। ये कहकर रुद्र उछला और जमीन पर लौट आया। भयंकर जानवर को उठाए हुए वह प्राचीन शहर में और अंदर चला गया। केवल त्रिशिता ही अपनी जगह पर खड़ी रही और रुद्र को देखती रही। उसकी आंखों में कुछ उलझन झलक रही थी। फिर उसने अपने होंठ सिकुड़े और दूर कहीं ध्यान से देखने लगी। रुद्र के जाने के बाद उसकी आंखों में चिंता और भी गहरी हो गई थी। रुद्र शहर में दाखिल हुआ, फिर उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई और उसका पता लगाया। उसने एक एक करके प्रणव, कार्तिक और अन्य लोगों को खोज निकाला, लेकिन ऋषभ और वसुंधरा का पता नहीं लगा पाया। दरअसल वे पूरी रात वापस नहीं लौटे थे और त्रिशिता, जैसा कि उसने सोचा था, वसुंधरा का इंतजार कर रहा था। अंत में रुद्र उस स्थान पर लौट आया जहां से वह गया था, एक विश्राम स्थल जिसे उसने राधिका और अन्य लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से चुना था। हालांकि जैसे ही रुद्र पास पहुंचा, उसने अनजाने में महलों के बाहर बने छोटे से चौक में विक्रांत को खाना बनाते हुए देखा। इतना ही नहीं, खाने की खुशबू भी काफी अच्छी थी। बड़े भाई रुद्र, आप लौट आए, कैसा रहा? स्वयं विश्व आत्मावादी होने के नाते विक्रांत ने रुद्र के आगमन को तुरंत भांप लिया। उस क्षण उनका चेहरा खुशी से चमक उठा और वे तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़े। ये काफी अच्छा रहा। मैं इस बार आप सभी को ये बताने के लिए लौटा हूं कि जंगल में मुझे किसी भी चुनौती का सामना करने में कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए मेरे बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मैं अपने सभी निर्धारित कार्य पूरे कर लूंगा तो मैं यहाँ वापस आऊंगा और इस स्थान को खोल दूंगा। भाई विक्रांत, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वास्तव में सहस्राब्दी प्राचीन शहर में कोई शाही वंश है तो चाहे मुझे सब कुछ उलट पुलट करना पड़े, मैं उसे आपके लिए ढूंढ निकालूंगा, रुद्र ने विक्रांत के कंधों पर थपथपाते हुए कहा। हाँ, तो ये तो वाकई बहुत बढ़िया है। बड़े भाई रुद्र, मैं आपका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द नहीं जानता।
ये तो साफ तौर पर मेरा अपना मामला है, फिर भी मुझे आपसे ये सब काम करवाना पड़ रहा है, जबकि मैं यहाँ बैठकर बस इंतज़ार कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। विक्रांत के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलक रही थी। हम भाई हैं, इस तरह की बातें कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्र ने एक बार फिर उसके कंधों पर थपथपाया, फिर दूर से आती खाने की तेज़ खुशबू को देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि आप, एक महान राजकुमार, खाना बनाने में इतने माहिर होंगे। हे, मैं पहले हमेशा अकेले ही घूमने निकल जाता था, और क्योंकि मुझे सूखा खाना पसंद नहीं है, सिर्फ गर्म खाना, इसलिए अनजाने में ही मुझे इसकी आदत पड़ गई। थोड़ी देर में एक बार कोशिश करके देखना। शायद तुम्हारे भाई विक्रांत का खाना बहन राधिका के खाने जितना लाजवाब न हो, लेकिन फिर भी बुरा नहीं है। विक्रांत ने सिर खुजाते हुए कहा, हाँ, तो ये तो एकदम सही है। मैं तुम्हारे लिए एक और व्यंजन भी बना देता हूँ, इसे भी भून लेना। रुद्र ने अपने हाथ में मौजूद भयंकर जानवर को विक्रांत को सौंप दिया। वाह, ये तो वाकई एक दुर्लभ खूंखार जानवर है। हालांकि इसका बाहरी स्टील कवच बेजोड़ रूप से मजबूत है, लेकिन अंदर का मांस मीठा और स्वादिष्ट है। लगता है बड़े भाई रुद्र भी अक्सर शिकार करते हैं, है ना? विक्रांत ने तुरंत पहचान लिया कि ये खूंखार जानवर एक दुर्लभ व्यंजन है। मुझे खाना तो अच्छे से आता है, लेकिन बनाने में उतना अच्छा नहीं। रुद्र हंसा और फिर महल में चला गया। राधिका और माया एक ही घर में रहती थीं। माया अभी भी सो रही थी। सोते समय वह प्यारी, सौम्य और बेहद खूबसूरत लग रही थी। रुद्र उस नन्ही सी हसीना को जगाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। लेकिन राधिका पहले ही जाग चुकी थी। वह इस समय अपना चेहरा धो रही थी और कंघी कर रही थी। उसी क्षण उसके लंबे, गीले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। राधिका की अनूठी खुशबू से सराबोर पानी की बूंदें उसके बालों से फिसलती हुई उसकी बर्फ जैसी सफ़ेद, रत्न जैसी त्वचा पर गिर रही थीं, जिससे वह बेहद मोहक लग रही थी। रुद्र सावधानीपूर्वक पीछे से उसके पास पहुंचा और फिर राधिका की कोमल कमर के चारों ओर अपनी बाहें लपेटकर उस खूबसूरत हसीना को अपने आलिंगन में कसकर गले लगा लिया। चुप रहो, छोटी माया अभी तक नहीं जागी है, राधिका ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन बोलते ही वह थोड़ा मुड़ी और रुद्र को कसकर गले लगाते हुए अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसी क्षण रुद्र को न केवल राधिका का चेहरा अपनी बाहों में रगड़ता हुआ महसूस हुआ, बल्कि उसे अपने सीने पर दो भरपूर, गोल और कोमल वस्तुएं कसकर चिपकी हुई भी महसूस हुईं। असहनीय रूप से उसका पूरा शरीर गर्म हो गया और उसका छोटा भाई भी तुरंत सीधा खड़ा हो गया। अगर माया के अभी भी सोए रहने का ख्याल न होता और खाना जल्द ही आने वाला होता और समय भी बहुत कम होता, तो रुद्र सचमुच उसे तुरंत नीचे धकेलकर उसकी असाधारण सुंदरता का आनंद लेना चाहता। जैसे ही राधिका ने रुद्र के भीतर आए बदलाव को महसूस किया, उसे डर था कि रुद्र खुद को रोक नहीं पाएगा, इसलिए उसने जल्दी से रुद्र के आलिंगन को छोड़ दिया। मनमोहक मुस्कान के साथ कहा, फसल कैसी रही? उम्मीद से बेहतर। 10 दिनों के भीतर मैं इस संरचना को भेदने में सक्षम हो जाऊंगा, लेकिन आज जाने के बाद मुझे डर है कि मैं 5 दिनों के बाद ही लौट पाऊंगा, रुद्र ने कहा। हालांकि अपने भाई के लिए लड़ना पूरी तरह से जायज़ है और मुझे कुछ कहना भी नहीं चाहिए, फिर भी एक प्रेमिका होने के नाते मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखोगी, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ 2 ही लोग सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। एक मेरी बहन है, दूसरे तुम, राधिका ने कहा। चिंता मत करो, मेरे पास योजना है। चाहे तूफान कितना भी भयंकर क्यों ना हो जाए, मैंने सब कुछ देख लिया है। यहाँ की बातें मुझे परेशान नहीं करती। वैसे भी मेरे भाई का मामला मेरा निजी मामला है। चाहे कितना भी खतरा क्यों ना हो, मैं आगे बढ़ूंगा, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र को इस तरह व्यवहार करते देख राधिका को समझ नहीं आया कि क्या कहे, इसलिए वह बस मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए और कुछ भी कहने से कतरा गई। लेकिन फिर भी उसका दिल दुख रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि रुद्र ने बाहर अकेले ही काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया होगा। उसकी वर्तमान शक्ति अचानक प्रकट नहीं हुई थी, ये धीरे धीरे निखर कर हासिल हुई थी। और जैसे ही रुद्र राधिका से बातें कर रहा था, विक्रांत भी अपना खाना पकाने का काम तेज कर रहा था। वह बहुत ही सावधानी से खाना बना रहा था, खासकर उस खूंखार जानवर के मांस को भूनते समय। उसकी खुशबू कई मीटर तक फैल रही थी। आमतौर पर विक्रांत खाना बनाने में इतना मन नहीं लगाता था, लेकिन आज कुछ अलग था। इस जगह में कदम रखते ही उसके दिल में खुशी और उत्साह उमड़ उठा, इतना कि उसे नींद भी नहीं आई। इसका कारण स्पष्ट रूप से शाही वंश की खोज थी। इसके अलावा इसे उजागर करने का अवसर भी मौजूद था। उसके लिए यह एक ऐसी अद्भुत बात थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन फिलहाल ऐसा अकल्पनीय सपना हकीकत में बदल गया। ये सब रुद्र की वजह से हुआ। वह सचमुच आभारी था, इसीलिए उसने खाना बनाने में इतनी मेहनत की। उसे लगा कि रुद्र के प्रति आभार व्यक्त करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। अरे, मुझे तो लगा था कि कोई महिला ही इतने सुगंधित मांस को भून रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुम होगे, बदमाश। आओ, जो मांस तुम भून रहे हो उसे मेरे पास लाओ और मुझे उसका ताज़ा स्वाद चखाओ। अचानक दूर से एक बेहद कर्कश और घमंडी आवाज़ आई। सिर उठाकर देखने पर उसने पाया कि वे ऋषभ और कार्तिक थे।
विक्रांत ने ऋषभ की ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद अनसुना करने का नाटक करने का फैसला किया। ये स्वादिष्ट खाना उसने खास तौर पर रुद्र के लिए बनाया था। भला वह ऋषभ को इसका फायदा कैसे उठाने देता। इसके अलावा रुद्र को अब कालिज्ञ का संरक्षण प्राप्त था और विक्रांत को भी रुद्र का संरक्षण प्राप्त था। परिणामस्वरूप वह अब ऋषभ से पहले की तरह भयभीत नहीं था। अरे, तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? ऋषभ ये देखकर तुरंत क्रोधित हो गया कि विक्रांत उसकी ओर देख तक नहीं रहा था। फोर सीज अकादमी में कोई भी शिष्य ऐसा नहीं था जो उसे इस तरह नजरअंदाज करने की हिम्मत करता। अचानक अपनी हथेली में ताकत भरकर उसने एक हमला किया जिससे विक्रांत के बगल में पड़ी चट्टान टुकड़ों में बिखर गई। उसने विक्रांत पर इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि उसे डर था, और जिससे उसे डर था वह स्वाभाविक रूप से रुद्र था। उसने खाने पर भी इसलिए हमला नहीं किया क्योंकि उसे डर था। रात भर काम करने के बाद उसे सचमुच भूख लग रही थी। उसकी आंखों के सामने इतना स्वादिष्ट खाना रखा था, उसे सचमुच खाने की इच्छा हो रही थी। क्या हो रहा है वरिष्ठ ऋषभ, क्या हुआ? चट्टान के विस्फोट ने काफी ध्यान आकर्षित किया। प्रणव और अन्य लोग तुरंत वहां पहुंचे और यहां तक कि त्रिशिता भी जल्दी से वहां आ गई। इस बदमाश को अच्छे बुरे का फर्क ही नहीं पता। मुझे देखकर तो वह न सिर्फ मेरे पास आकर प्रणाम भी नहीं किया, बल्कि जब मैंने विनम्रता से उसकी कारीगरी चखने की इच्छा जताई तो उसने मना कर दिया। मेरी नज़र में तो वह मुझे, अपने से वरिष्ठ को, बिल्कुल भी सम्मान नहीं देता, ऋषभ ने काफी नाराजगी से कहा। विक्रांत, तुम सचमुच दिन रात और भी ज्यादा दुस्साहसी होते जा रहे हो। क्या तुम सीनियर ऋषभ का भी अपमान करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम्हें फोर्सीज एकेडमी के नियमों की कोई परवाह नहीं? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम फोर्सीज एकेडमी के शिष्य हो? ये शब्द सुनकर विक्रांत और अन्य लोगों से पहले भी विवाद कर चुके प्रणव ने तुरंत विक्रांत की आलोचना करने का मौका लपक लिया। बिल्कुल सही। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम फोर्सीज एकेडमी में किसी बाहरी व्यक्ति पर भरोसा करके अपनी मनमर्जी कर सकते हो? उसी समय कुछ अन्य शिष्यों ने भी दुर्भावना से बात की। ऋषभ की चापलूसी करने का यह एक अच्छा मौका था। वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते थे, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर वे ऋषभ के पक्ष में नहीं बोलते तो उन्हें डर था कि उन्हें भी ऋषभ की सजा भुगतनी पड़ेगी। त्रिशिता, हम एक ही अकादमी से हैं, इसलिए हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। एक सीनियर होने के नाते आपको एक उदाहरण बनना चाहिए। सिर्फ थोड़े से खाने के लिए आप इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? ठीक उसी क्षण त्रिशिता बोली। उसने पहले ही सब कुछ देख लिया था, इसलिए वह और नहीं देख सकती थी। जब त्रिशिता बोली तो विक्रांत को कोस रहे लोग चुप हो गए। वे ऋषभ को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वे त्रिशिता को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। त्रिशिता, आपकी बातें गलत हैं। एक वरिष्ठ होने के नाते, हाँ, मुझे अपने कनिष्ठों का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ ही मुझे उन्हें नियम भी सिखाने चाहिए। विक्रांत को नियम नहीं पता, इसलिए मैं उसे सिखाता हूँ। इसमें गलत क्या है? ऋषभ ने पलटवार किया, लेकिन मन ही मन सोचा, अरे यार, तुम हद से ज्यादा कर रही हो। इतने सारे लोगों के सामने मेरे खिलाफ खड़ी हो गई हो। रुको, जब तुम मेरी दवा का असर महसूस करोगी तब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। उस क्षण ऋषभ सचमुच क्रोधित नहीं था, बल्कि वह बहुत खुश था, क्योंकि जिस स्त्री से वह खुलेआम प्रेम करता था वह जल्द ही उसके अधीन होने वाली थी। जब भी वह इसके बारे में सोचता, उसे अपने भीतर की उस चीज के उठने से ताजगी का अनुभव होता था। ऋषभ के विचारों पर त्रिशिता को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आखिर जब भी कोई शिष्य उन्हें देखता तो उसे सम्मान देना ही पड़ता था। ये नियम स्वयं अकादमी प्रमुख ने बनाया था। हालांकि वह दूसरों के अभिवादन को अस्वीकार कर सकती थी, लेकिन अगर ऋषभ इस विशेषाधिकार का लाभ उठाना चाहता था तो उसे रोकने का उसे कोई अधिकार नहीं था। तुम क्या घूर रहे हो? मेरे भाई को श्रद्धांजलि क्यों नहीं दे रहे हो? त्रिशिता को चुप होते देख कार्तिक ने जल्दी से विक्रांत की ओर इशारा किया और चिल्लाया। हालांकि वह अनिच्छुक था, लेकिन ये फोर्सीज अकादमी का नियम था, इसलिए उसे केवल आगे बढ़कर ऋषभ को प्रणाम करना पड़ा और कहना पड़ा, मैं वरिष्ठ ऋषभ को प्रणाम करता हूँ। हाँ, विक्रांत को हार मानते देख ऋषभ ने घमंडी हंसी हंसते हुए कहा, फिर विक्रांत की ओर इशारा करते हुए बोला, याद रखना, भविष्य में जब भी तुम मुझे देखो तुम्हें आकर प्रणाम करना होगा। ये नियम हैं, ये बड़े झंझट भरे नियम हैं, है ना? क्यों ना मैं तुम्हें कुछ नियम सिखाऊं? लेकिन ठीक उसी क्षण अचानक एक आवाज सुनाई दी। उसी समय 4 लोग एक महल से बाहर निकले। वहां 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। जय लगभग अंत में थे, राधिका और माया अगल बगल थीं, और बीच में सबसे आगे रुद्र थे। रुद्र, वो यहाँ है। वो कब लौटा? रुद्र को देखते ही 2 पुरुषों और 1 महिला के शिष्यों के समूह के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। वे सचमुच भयभीत हो गए थे। उन्होंने पहले विक्रांत से ये सब कहने की हिम्मत इसलिए की थी क्योंकि वे जानते थे कि रुद्र सहस्राब्दी प्राचीन शहर में नहीं है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र वापस आ गया है। इस बात ने उन्हें बहुत डरा दिया था।
आखिरकार कल त्रिकाल द्वारा अर्णव की पिटाई का दृश्य उनकी आंखों के सामने स्पष्ट था। अगर सजा सुनाने वाले गुरु के शिष्य अर्णव को भी रुद्र को नाराज करने पर इतनी बेरहमी से मार पड़ी तो उनका क्या होगा? चिंता मत करो, सीनियर ऋषभ के यहाँ होने से तुम्हें किस बात का डर है? इसके अलावा ये सहस्राब्दी प्राचीन शहर है, कालिज्ञ यहाँ नहीं है। अगर उसने घमंड दिखाने की हिम्मत की तो वरिष्ठ ऋषभ के स्वभाव को देखते हुए उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, रिवांश ने मन ही मन संदेश भेजते हुए कहा। ये सच है। रिवांश की बात सुनकर शिष्यों को लगा कि बात समझ में आ गई है। उन्होंने एक बार फिर हिम्मत जुटाई और सीना तानकर ऋषभ के पीछे खड़े हो गए। लेकिन किसने सोचा होगा कि रुद्र को देखकर ऋषभ भी डर जाएगा। हालांकि वह रुद्र से नहीं डरता था, लेकिन कालिज्ञ से सचमुच डर गया था। इसलिए बिना कुछ कहे उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई, एक ठंडी सी फुफकार छोड़ी और जाने का इरादा किया। रुको! हालांकि ठीक उसी क्षण रुद्र ने जोर से चिल्लाया, तुम क्या चाहते हो? ऋषभ ने अपना सिर घुमाया और रुद्र को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। क्या तुमने अभी अभी मेरी बात नहीं सुनी? रुद्र ने उदासीन भाव से कहा, तुम अभी नियमों की बात कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नियम सिखाता हूँ। मुझे नियम सिखाओगे? ये तो मजाक है। तुम जो फोर सीज एकेडमी के बाहर के हो, मुझे नियम सिखाने के लायक हो? किस आधार पर? ऋषभ लगातार व्यंग्य करता रहा। इसी के सिवा किसी और पर नहीं। रुद्र के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला, लेकिन बोलते हुए उसने एक बैज निकाला। ये कालिज्ञ का पहचान पत्र था। ये बैज देखते ही सबका दिल कांप उठा। ठीक इसी बैज की वजह से अर्णव की इतनी बुरी तरह पिटाई हुई थी। क्या आप सीनियर त्रिकाल की कही बात भूल गए? कोई बात नहीं, मैं आप सबको फिर से बता सकता हूँ। जो भी इस बैच को देखे उसे ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे वह सीनियर त्रिकाल को देख रहा हो। जो भी मुझे देखे उसे मेरा आदर करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि सम्मान देना क्या होता है? घुटने टेककर प्रणाम करना। बोलते ही उनका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उनकी आंखों से भी ठंडक की 2 किरणें निकलीं और उन्होंने रिवांश और बाकी लोगों को देखते हुए कहा, आप सब घुटने टेकें। तारांकन वूश! ये शब्द सुनते ही तीनों शिष्य बिना कुछ बोले तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। उन्हें सबसे ज्यादा डर कालिज्ञ से था। फिलहाल रुद्र ने तुरंत कालिज्ञ का नाम ले लिया था, इसलिए भले ही वे डरना नहीं चाहते थे, उनके पास कोई चारा नहीं था। आखिरकार कालिज्ञ ने तो इतने ऊंचे दर्जे के शिष्य अर्णव को भी बेरहमी से पीटने की हिम्मत की थी। अगर कोई कालिज्ञ को गुस्सा दिलाता तो मुमकिन था कि वो उसे मार भी डालता। वो तो मानो नरक का साक्षात राजा था जिसे कानूनों की कोई परवाह नहीं थी। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सीनियर त्रिकाल के आदेश का उल्लंघन कर रहे हो? रुद्र ने रिवांश की ओर इशारा किया, जिसका चेहरा हिचकिचाहट से भरा हुआ था। हालांकि उसके और विक्रांत तथा अन्य लोगों के बीच गहरी दुश्मनी थी, फिर भी वह कालिज्ञ से बहुत डरता था। इसके अलावा वह जानता था कि अगर कालिज्ञ उसे पीटना या जान से मारना चाहे तो केवल ऋषभ उसे बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए अपनी अनिच्छा के बावजूद उसने धीरे धीरे अपना घुटना नीचे किया और अंत में रुद्र को प्रणाम करने के लिए आधा घुटने टेककर जमीन पर बैठ गया। उस समय केवल ऋषभ और कार्तिक दोनों भाई ही अड़ियल थे। हालांकि वे भी कालिज्ञ से बहुत डरते थे, लेकिन उनकी सामाजिक स्थिति अलग थी। इसके अलावा वे रुद्र से बिल्कुल नहीं डरते थे, इसलिए वे रुद्र जैसे बाहरी व्यक्ति के सामने घुटने टेकने में असमर्थ थे। ऋषभ और कार्तिक के घुटने टेकने से इनकार को देखकर रुद्र को पहले से ही इसका अंदाजा था। हाथ में बैज से खेलते हुए उसने कहा, वरिष्ठ कालिज्ञ ने कहा है कि वे कुछ और दिन फोर सीज एकेडमी में रुकेंगे। उन्होंने मुझे बताया है कि सहस्राब्दी प्राचीन शहर में अभियान समाप्त होने के बाद मैं उनके यहाँ आकर रिपोर्ट दूं। उसने कहा कि देखो क्या कोई ऐसा है जो उसकी शक्ति को चुनौती देने और उसके आदेशों का उल्लंघन करने का साहस करता है। और जब तक कोई भी अवज्ञा करने का साहस करता रहेगा, चाहे वह कोई भी हो, वह निश्चित रूप से उस व्यक्ति की खाल उतार देगा। ऐसा लगता है कि अब तक उनके आदेश का उल्लंघन करने वाले लोगों की संख्या 2 है। रुद्र की बातों से वांग भाइयों के दिल दहल गए, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि कालिज्ञ अपनी बात का पक्का था। फिर भी रुद्र के सामने घुटने टेकना, यह उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए ऋषभ ने रुद्र की ओर इशारा करते हुए धमकी भरे लहजे में कहा, रुद्र, हर बात में संयम बरतना चाहिए। हद से ज्यादा मत करो। सभी मामलों का निपटारा व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप जैसे व्यक्ति के लिए इसकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रुद्र ने अपनी मुस्कान भी छिपा ली। उसने ऋषभ और कार्तिक की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, मैं सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, क्या तुम घुटने टेकोगे या नहीं? आप? ऋषभ उस सवाल से सचमुच स्तब्ध रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र जैसा लड़का इतना अडिग रवैया अपनाएगा। ऐसा लग रहा था मानो रुद्र उससे बिल्कुल भी नहीं डरता हो। रुद्र को डर नहीं था, लेकिन ऋषभ को डरना ही था। वह सचमुच त्रिकाल से डरता था। उस क्षण उसके सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और एक बहुत मुश्किल फैसला लेने लगा। अंततः फायदे और नुकसान को देखते हुए उसके पास अपमान सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।
लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने हार मान ली। उसने दांत पीसे, आंखों से गुस्से भरी निगाहें निकाली और अपनी रक्तपिपासा और शक्तिशाली आभा को भी हल्के से प्रदर्शित किया। वह क्रोध से चिल्लाया, मैं घुटने टेक दूंगा, लेकिन याद रखना, मैं तुमसे भी यही करवाऊंगा। रुद्र, हालांकि ठीक उसी क्षण रुद्र ने अचानक उसे रोकने के लिए बात की। ये सुनकर ऋषभ मन ही मन खुश हो गया। उसने तुरंत नीचे की ओर झुकना बंद कर दिया और अपने चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान ला दी। उसे लगा कि रुद्र उसकी ताकत से डरता है, इसलिए उसने इतनी दूर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन किसने सोचा होगा कि रुद्र उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। उसने विक्रांत की तरफ देखा और कहा, भाई विक्रांत, इधर आइए। पहले तो विक्रांत थोड़ा असमंजस में था। उसे तब समझ आया जब वह रुद्र के पास पहुंचा। रुद्र ने उसके कंधे पकड़े और उसे अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद रुद्र ने वांग भाइयों की ओर मुस्कुरा हुए कहा, घुटने टेक दो। उसी क्षण ऋषभ का क्रोध बिजली की तरह भड़क उठा, मानो उसकी सांसें भी फटने वाली थीं। पहले तो उसे लगा कि उसकी ताकत ने रुद्र को डरा दिया है, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि रुद्र पर न सिर्फ कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि वो पहले से भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। रुद्र न सिर्फ ऋषभ को अपने सामने घुटने टेकने के लिए कह रहा था, बल्कि वो ये भी चाहता था कि ऋषभ विक्रांत के सामने घुटने टेके। तुम घुटने टेकने से इनकार कर सकते हो, क्योंकि मैं, रुद्र, लोगों को मजबूर करना पसंद नहीं करता। लेकिन इसके परिणाम तुम्हें भुगतने होंगे। रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन वह बहुत ही आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। रुद्र, इसे याद रखना, मैं, ऋषभ, आज का बदला कई गुना लेकर आऊंगा। ऋषभ ने दांत पीसे, लेकिन बोलते बोलते वह धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। हालांकि यह आधा ही था, लेकिन उसने सचमुच घुटनों के बल बैठा था। अपने बड़े भाई को घुटने टेकते देख भले ही कार्तिक ने इसे स्वीकार न किया हो, लेकिन अब वह अहंकार दिखाने की हिम्मत नहीं कर सका। इसलिए उसे भी अपने बड़े भाई की तरह घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर रुद्र ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने विक्रांत से कहा, भाई विक्रांत, सुनो। 4 सीज अकादमी में अगर कोई तुम्हें झुकने या घुटने टेकने के लिए मजबूर करने की हिम्मत करता है, तो मैं उसे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। उन शब्दों के बाद रुद्र ने ऋषभ की ओर फिर से देखा, क्योंकि उसके शब्द उसी के लिए थे। पहले ऋषभ ने कहा था कि जब भी विक्रांत उसे देखेगा, उसे झुककर सम्मान देना होगा। और अब रुद्र के शब्दों का अर्थ ये था कि जब तक विक्रांत ऋषभ को सम्मान देगा, ऋषभ को घुटने टेकने पड़ेंगे। ऋषभ मूर्ख नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से रुद्र का मतलब समझ गया। लेकिन वह इस स्थिति को स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं था। एक ठंडी सी आह भरकर वह उठा और तेजी से कदम बढ़ाते हुए चला गया। आज उसे अपनी कोई इज्जत नहीं बची थी, और साथ ही रुद्र और बाकी लोगों के साथ उसकी दुश्मनी पक्की हो चुकी थी। उसने ठान लिया था कि अगर मौका मिला तो वह रुद्र को बुरी तरह मारेगा। ऋषभ के चले जाने के बाद रिवांश और अन्य लोग भी जल्दी से वहां से चले गए। वे सचमुच रुद्र से डरते थे। अभी अभी जो दृश्य देखने को मिला, उससे उन्हें पता चल गया कि रुद्र कितना अडिग हो सकता है। त्रिकाल की अनुपस्थिति में भी वह ऋषभ को घुटने टेकने पर मजबूर करने में सक्षम था। ये निश्चित रूप से किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इसलिए उन्हें रुद्र की भयावहता का एहसास होता चला। उन्हें पता चला कि रुद्र उतना सीधा सादा नहीं था जितना वह दिखता था। वह जय और अन्य लोगों से कई गुना अधिक क्रूर था। परिणामस्वरूप वे उस स्थान पर अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर पाए। उन्हें सचमुच डर था कि रुद्र फिर से उस बैच का इस्तेमाल करके उन्हें अपमानित करना जारी रखेगा। उनके एक के बाद एक चले जाने के बाद त्रिशिता, जो शुरू से ही एक तरफ खड़ी होकर देख रही थी, उसने भी रुद्र को ध्यान से देखा, फिर मुड़कर जाने ही वाली थी। सीनियर त्रिशिता, रुकिए। ठीक उसी क्षण उनके पीछे से रुद्र की आवाज आई, आप ये भी नहीं चाहेंगे कि मैं आपको श्रद्धांजलि अर्पित करूं, है ना? त्रिशिता ने हंसमुख लहजे में कहा। वरिष्ठ त्रिशिता, आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना अहंकारी नहीं हूं कि बिना कारण लोगों से सम्मान की अपेक्षा करूं। यदि वे मुझे अपमानित नहीं करते तो मैं भी उन्हें अपमानित नहीं करता। यदि वे मुझे अपमानित करते हैं तो मैं निश्चित रूप से उन्हें वैसा ही जवाब दूंगा। विक्रांत मेरा भाई है और यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे बहुत करीबी हैं। वे मेरे जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। ऋषभ ने मेरे भाई विक्रांत के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसके कारण मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए पलटवार करना पड़ा, रुद्र ने समझाया। मैंने अभी अभी सब कुछ देखा। गलती तो वाकई ऋषभ की ही थी, लेकिन आप तो वाकई साहसी हैं। आपने इस जगह पर ऋषभ के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत दिखाई। क्या आपको डर नहीं है कि ऋषभ गुस्से में अपना आपा खो देगा और यहाँ आकर आपको और आपके साथियों को खत्म करने का मौका ढूंढ लेगा? आखिरकार उसकी हैसियत को देखते हुए अगर ऋषभ कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर यह कह दे कि तुम्हें खूंखार जानवरों ने मार डाला, तो कालिज्ञ भी कुछ नहीं कर सकता, त्रिशिता ने मुस्कुराते हुए कहा। दरअसल मुझे लगता है कि इस बारे में ऋषभ को ज्यादा चिंता करनी चाहिए, रुद्र ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जिसे त्रिशिता समझ नहीं पाए।
तुम काफी साहसी हो, हालांकि मुझे लगता है कि पूर्वी सागर क्षेत्र में कभी कभी अधिक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। त्रिशिता ने रुद्र की प्रशंसा करते हुए देखा और फिर थोड़ी देर बाद मुड़ गई। सीनियर त्रिशिता, हमारा नाश्ता तैयार है, क्या आप हमारे साथ खाना चाहेंगी? रुद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश में कहा। कोई ज़रूरत नहीं, मुझे अभी भी कुछ काम निपटाने हैं। त्रिशिता ने अपना सिर घुमाया और उसे देखकर सुंदर मुस्कान दी, फिर उछलकर खड़ी हो गई, कई परतों वाली इमारतों को पार किया और एक बार फिर सबसे ऊंचे महल के शिखर पर लौटकर दूर जंगल की ओर देखने लगी। ये त्रिशिता वाकई बाकियों से अलग है। कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। रुद्र के मन में त्रिशिता के लिए अच्छी भावनाएं थीं, क्योंकि जब ऋषभ विक्रांत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था, तब त्रिशिता ही अकेली ऐसी व्यक्ति थी जिसने उसका साथ दिया था। तर्क के अनुसार उसकी हैसियत को देखते हुए उसे ऋषभ की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए रुद्र ने उसे एक अनुस्मारक देने का फैसला किया। राधिका और अन्य लोगों द्वारा आराम से एक साधारण लेकिन बेहद स्वादिष्ट नाश्ता करने के बाद रुद्र ने फॉर्मेशन एपर्चर खोलने का काम जारी रखने के लिए जाने की तैयारी की। रुद्र, इसे सीनियर त्रिशिता को दे दो। रुद्र के आगे बढ़ने से पहले राधिका ने रुद्र को एक बड़ा, सुगंधित और भाप से भरा भयंकर जानवर का मांस दिया। रुद्र ने राधिका की ओर देखा, फिर माया की ओर देखा, जो राधिका के बगल में खड़ी थी और उसे देखकर प्यारी सी मुस्कान बिखेर रही थी। ये देखकर रुद्र के दिल में तुरंत गर्माहट का भाव जागा। तभी उसने सिर हिलाकर कहा, हम। रुद्र सचमुच खुश था कि उसे दो ऐसी महिलाएं मिलीं जो उससे इतना प्यार करती थीं। अगर वे स्वार्थी लोग होते तो शायद त्रिशिता से बात करते समय ही वे नाराज हो जाते। लेकिन राधिका और माया में न केवल क्रोध का कोई अंश नहीं था, बल्कि उन्होंने रुद्र के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उसका पक्ष लिया और अपनी मर्जी से त्रिशिता को कुछ खाने को देने का सुझाव दिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वे अच्छी बहनें थीं जो दूसरों के दिल की बात समझती थीं। रुद्र एक विशालकाय खूंखार जानवर का मांस लेकर आया और एक बार फिर उस महल में पहुंचा जहां त्रिशिता ठहरी हुई थी। फिर उसने वह मांस उसे दे दिया। धन्यवाद। त्रिशिता ने मना नहीं किया। उसने खूंखार जानवर का मांस स्वीकार किया, फिर अपना मुंह खोला और धीरे धीरे उसे कुतरने लगी। वरिष्ठ त्रिशिता, क्या आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं? क्या आपको डर नहीं है कि मैंने इस खूंखार जानवर के मांस में जहर मिला दिया है? रुद्र ने मजाक भरे लहजे में कहा। मुझे डर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे, त्रिशिता ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? रुद्र ने सवाल पूछा। अंतर्ज्ञान, त्रिशिता ने कहा। अंतर्ज्ञान? क्या तुम्हारा अंतर्ज्ञान इतना सटीक है? रुद्र ने पूछा। ओह, त्रिशिता थोड़ी हिचकिचाई, फिर बोली, ये निर्भर करता है। तो फिर, अगर मैंने इस खूंखार जानवर के मांस में जहर मिला दिया है, तो तुम क्या करोगे? रुद्र ने बोलना जारी रखा। तुमने सच में इसमें जहर तो नहीं मिलाया? ये शब्द सुनकर त्रिशिता के चेहरे पर थोड़ा बदलाव आ गया। हाँ, बिल्कुल नहीं, लेकिन सीनियर त्रिशिता, मामलों को संभालते समय सावधानी बरतना ही बेहतर है। आप एक विश्व आत्मावादी हैं, आप किसी भी समय आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो दूसरों द्वारा दी गई चीज़ों को खाने से पहले उनकी जांच करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग अवश्य करता, ताकि यह पता चल सके कि उनमें कोई असामान्यता तो नहीं है। नहीं तो, अगर आपको सचमुच किसी ने धोखा दिया है तो तब तक पछताने का कोई फायदा नहीं होगा, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। याद दिलाने के लिए धन्यवाद, मैं ध्यान रखूंगी। हालांकि उसे समझ नहीं आया कि रुद्र ने अचानक उससे ये सब क्यों बताया, लेकिन वह जानती थी कि रुद्र की मंशा अच्छी थी, इसलिए उसने उसे दोष नहीं दिया। तुम अपनी बहन का इंतजार कर रहे हो? रुद्र ने फिर पूछा। कल वो मुझसे बिछड़ गई और बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिली। मैंने उसके लिए जो ताबीज छोड़ा था उसका असर भी खत्म हो गया है। मुझे डर लग रहा है। अपनी बहन का जिक्र होते ही त्रिशिता को थोड़ी चिंता होने लगी। इस बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वह वापस आ रही है और उसे चोट भी लगी है, लेकिन चोट ज़्यादा गंभीर नहीं है, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? ये शब्द सुनकर त्रिशिता ने तुरंत अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैलाई, लेकिन उसकी दृष्टि सीमा के भीतर वसुंधरा का कोई निशान नहीं मिला, इसलिए उसे उस पर संदेह होने लगा। रुद्र ने त्रिशिता के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, फिर आगे उछला और नीचे कूद गया। जल्द ही वह प्राचीन शहर के बाहर जंगल में प्रवेश कर गया। ये कौन है? रुद्र के जाने के कुछ ही क्षण बाद त्रिशिता की आंखें अचानक चमक उठीं। उसे वास्तव में महसूस हुआ कि वसुंधरा उसकी आध्यात्मिक शक्ति की पहचान सीमा में आ गई है। उसी क्षण त्रिशिता भी जंगल में दौड़ पड़ी। जल्द ही उसे वसुंधरा मिल गई, और वह सचमुच घायल थी। वसुंधरा, क्या हुआ? त्रिशिता ने चिंता से पूछा। बहन, कुछ नहीं, मैं बस कई भयंकर जानवरों से घिरी हुई थी और मुझे छिपना पड़ा। वसुंधरा ने त्रिशिता को धोखा देने के लिए एक बढ़िया बहाना बना लिया था। वसुंधरा को मामूली चोटें आई थीं और वह लगभग ठीक थी। ये देखकर त्रिशिता ने राहत की सांस ली, लेकिन अचानक उसकी निगाहें जटिल हो गईं और वह मन ही मन बुदबुदाए, अजीब।
मुझे भी वसुंधरा की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। उसने ये कैसे किया? इसके बाद रुद्र ने फॉर्मेशन एपर्चर की खोज जारी रखी। चौथे दिन तक रुद्र को जंगल में 7 एपर्चर मिल चुके थे। 5वें दिन रुद्र ने उनके आदेशानुसार उनमें से 6 को भेज दिया। फिलहाल उसके पास केवल एक फॉर्मेशन एपर्चर की कमी थी। इसके बाद वह 7 स्पिरिट फॉर्मेशन कीज इकट्ठा कर लेगा और अंतिम फॉर्मेशन एपर्चर खोल लेगा और फिर छिपे हुए कोर को खोल लेगा। उस समय रुद्र जंगल में तेजी से भाग रहा था। खतरे से बचने के लिए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति फैला दी। लेकिन अचानक उसके चेहरे का रंग बहुत बदल गया। वह रुक गया क्योंकि उसने 3 लोगों त्रिशिता, वसुंधरा और ऋषभ की आभा महसूस की। धत्तेरे की। उसी क्षण रुद्र ने मन ही मन गाली दी। अगर सिर्फ त्रिशिता और वसुंधरा ही होते तो सब सामान्य होता। आखिर वे दोनों तो साथ साथ ही तो घूमते थे। लेकिन ऋषभ भी वहां था। इससे साफ संकेत मिल रहा था कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा रुद्र ने पाया कि त्रिशिता की वर्तमान आभा अत्यंत अराजक थी, जिसका संभवतः अर्थ था कि त्रिशिता को पहले ही जहर दिया जा चुका था। धिक्कार है, उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी? रुद्र को थोड़ा गुस्सा आया। उसने त्रिशिता को साफ साफ कहा था कि दूसरों की चीजें लापरवाही से न खाए, लेकिन त्रिशिता ने साफ तौर पर ऐसा नहीं किया। हालांकि रुद्र थोड़ा पागल था, फिर भी उसने जरा भी संकोच नहीं किया। एक कदम आगे बढ़ाते हुए वह प्रकाश की किरण की तरह त्रिशिता और अन्य लोगों की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि उसने कहा था, अगर यह मुझसे संबंधित नहीं है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी त्रिशिता का चरित्र काफी अच्छा था। साथ ही वह ऋषभ और वसुंधरा को पसंद नहीं करता था। अब उसकी उनसे फिर मुलाकात हुई। परिणामस्वरूप रुद्र को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा। रुद्र से 1000 मीटर दूर घास के मैदान पर त्रिशिता पीठ के बल लेटी हुई थी। उस समय उसकी आंखें बंद थीं, चेहरा लाल हो गया था और उसके कोमल गुलाबी होंठ लगातार खुलते और बंद होते हुए एक अजीब सी गर्म हवा अंदर बाहर ले रहे थे। फिलहाल त्रिशिता स्पष्ट रूप से जहर से प्रभावित थी। वह अपने मोहक शरीर को मरोड़ रही थी और मोहक आवाजें भी निकाल रही थी। लेकिन ये देखा जा सकता था कि वह दर्द से कराहते हुए भी जहर का मुकाबला करने की पूरी कोशिश कर रही थी। और उसके बगल में 2 लोग खड़े थे, ऋषभ और वसुंधरा। उस समय वसुंधरा के चेहरे पर घबराहट के भाव थे, कुछ शर्म भी, लेकिन उससे भी ज्यादा डर था। ऋषभ का चेहरा खुशी से लाल हो रहा था। उसकी आंखें गाय से भी बड़ी हो गई थीं और उनमें एक रहस्यमयी चमक थी। उसकी जीभ अनियंत्रित रूप से अपने होठों को चाट रही थी। वह 30 साल का कामुक भेड़िया ऐसे व्यवहार कर रहा था मानो उसे वह भेड़ मिल गई हो जिसका उसने सपना देखा था। उसकी वासना उमड़ रही थी और वह जल्द ही खुद पर काबू खोने वाला था। वसुंधरा, तुमने अच्छा किया। हाँ, जाओ और आगे बढ़ो। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे और तुम्हारी बहन त्रिशिता को परेशान करे। ऋषभ ने हाथ हिलाकर वसुंधरा को जाने का इशारा किया। उसका क्रूर स्वभाव भड़कने ही वाला था। भाई ऋषभ, तुमने अभी तक कामोत्तेजक जानवर की नकल करने के लिए स्पिरिट फॉर्मेशन नहीं बनाया है, वसुंधरा ने याद दिलाया। चले जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे इसके बारे में याद दिलाने की जरूरत है? ऋषभ थोड़ा गुस्से में था। उसने हाथ हिलाया और तुरंत एक तेज हवा चली। इसने वसुंधरा को कई मीटर दूर उड़ा दिया, फिर उसकी इच्छा से एक गुप्त घेरा बन गया। इसने उसे और त्रिशिता को अपने भीतर घेर लिया और वसुंधरा को बाहर अलग कर दिया। कामोत्तेजक राक्षस, छी, ऐसी कोई चीज तो होती ही नहीं। केवल मूर्ख ही इस पर विश्वास करेंगे। बेवकूफ़ी वाली बात है। मेरा सपना त्रिशिता को पाना था और अब आखिरकार मैंने उसे पा लिया है। मुझे इसे छिपाने की क्या ज़रूरत है? अगर उसे सच पता भी चल जाए तो क्या हुआ? मैं चाहता हूं कि उसे पता चले कि ऋषभ का उसके शरीर पर अब भी पूरा अधिकार है। हाँ, क्या वो मेरा विरोध कर पाएगी? क्या वो मेरा कुछ बिगाड़ पाएगी? ऋषभ, अगर वो ये बात सबको बता भी दे तो कौन यकीन करेगा? ज्यादा से ज्यादा वो वसुंधरा को मार डालेगी। लेकिन इससे मुझे क्या लेना देना? आखिरकार मुझे वो चीज़ तो मिल ही गई जो मैं सबसे ज्यादा चाहती थी। हाँ, छलावरण संरचना बिछाने के बाद ऋषभ ने संतुष्टि से ठहाका लगाया। उसकी हंसी बेहद घृणित थी और बोलते हुए उसने न केवल अपने कपड़े उतारे बल्कि त्रिशिता की ओर अपने दोनों हाथ भी बढ़ा दिए। उसने पहले त्रिशिता के चेहरे को हल्के से सहलाया। जब उसके हाथ से उत्पन्न कोमल और तीव्र अनुभूति उसके मन में समा गई तो उसकी वासना बेकाबू हो उठी। वह चिल्लाया, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, टिल्ड टिल्ड टिल्ड। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया, त्रिशिता की लंबी स्कर्ट पकड़ी और एक जोरदार आवाज के साथ उसकी सफेद स्कर्ट टुकड़ों में फट गई। रुद्र लगभग उसी क्षण उस क्षेत्र में पहुंचा जब ऋषभ बेकाबू हो गया। वह स्पिरिट फॉर्मेशन से बाहर निकला और वसुंधरा के सामने आ गिरा। आप कौन हैं? रुद्र को देखकर वसुंधरा डर के मारे चिल्लाने लगी। उसने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि रुद्र ने जानबूझकर भेष बदल लिया था ताकि किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके। उसने काले रंग के कपड़े पहने थे। उसने सिर पर शंकु के आकार की टोपी भी लगा रखी थी, इसलिए वसुंधरा उसे पहचान ही नहीं पाए। दफा हो जा, कुतिया।
वसुंधरा को देखते ही रुद्र का गुस्सा भड़क उठा, खासकर जब उसे याद आया कि त्रिशिता ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया था और फिर भी उसने त्रिशिता को कितना नुकसान पहुंचाया था। तो रुद्र का क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने वसुंधरा के चेहरे पर एक थप्पड़ मारा जिससे वह तुरंत बेहोश हो गई। फिर रुद्र ने एक मुक्का मारा। धमाके के साथ उसके प्रहार से गुप्त घेरा चकनाचूर हो गया। उस समय ऋषभ उन्माद और आनंद से त्रिशिता का स्कर्ट फाड़ रहा था। अचानक हुए इस बदलाव ने उसे स्तब्ध कर दिया। रुद्र को देखकर उसका चेहरा एकदम बदल गया और वह गुस्से से चिल्लाया, तुम कौन हो? रुद्र पहले से ही गुस्से में था, लेकिन जब उसने त्रिशिता को पूरी तरह नग्न अवस्था में उसकी निर्मल श्वेत त्वचा को देखा तो उसने अपनी सांसें भी बर्बाद नहीं की और तुरंत बिना कुछ कहे ऋषभ के पास जाकर उसे घूंसा मार दिया। जब रुद्र ने वह मुक्का मारा तो धरती और पहाड़ कांप उठे। उसकी ताकत सचमुच अजेय थी। धिक्कार है, मुझे कौन परेशान कर रहा है? तुम तो मरना ही चाहते हो। ऋषभ भी आग बबूला हो रहा था। किसी ने उसका सुनहरा मौका बर्बाद कर दिया, जिससे वह बहुत नाराज हो गया। लेकिन जब उस व्यक्ति ने बिना कुछ कहे हमला करना शुरू कर दिया तो ये बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने अपनी एक मुट्ठी भींच ली, उसमें मार्शल शक्ति प्रवाहित की और आने वाले मुक्के का सामना अपने ही मुक्के से किया। धमाका, दोनों मुट्ठियां टकराईं। पल भर में एक जोरदार धमाका हुआ। भयंकर झटके से चारों ओर अफरा तफरी मच गई और ऋषभ कुछ कदम पीछे हट गया। उसे अपने दाहिने हाथ में सुन्नपन और हल्का दर्द महसूस हुआ। हैरानी से भरे चेहरे के साथ उसने धीरे से कहा, ये कैसे मुमकिन है? ऋषभ बेहद हैरान था। जब उसका हाथ रुद्र से टकराया तो उसे अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का पता चला। वह दूसरे दर्जे का मार्शल लॉर्ड था। उसका प्रतिद्वंदी सिर्फ दूसरे दर्जे का मार्शल लॉर्ड था। ऋषभ स्वयं चौथे दर्जे का मार्शल लॉर्ड था। उसे एक चौथे दर्जे का मार्शल लॉर्ड को दूसरे दर्जे का मार्शल लॉर्ड ने पीछे धकेल दिया। ये देखकर उसे अविश्वास हुआ। वह इसे समझ ही नहीं पा रहा था। ऋषभ मूर्ख नहीं था। वह अवचेतन रूप से जानता था कि उसका प्रतिद्वंदी साधारण नहीं है। फिर भी जब उसने बिना कपड़ों के उस मोहक शरीर को देखा जो लगातार इधर उधर घूम रहा था, और जब उसने त्रिशिता को लगातार मोहक चीखें मारते हुए सुना, तो उसे इन सब बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। हथेली घुमाते ही उसने एक उत्कृष्ट हथियार निकाला। उसने हाथ हिलाया, फिर हथियार की एक भयानक चमक के बाद वह फिर से रुद्र की ओर झपटा। उसने त्रिशिता को मार गिराने की कसम खाई। उसकी वर्तमान मानसिकता ऐसी थी कि अगर कोई आदमी आता तो वह उसे मार डालता, अगर कोई बुद्धा आता तो वह उसे मार डालता। किसी को भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। भाग जाओ। हालांकि भले ही यह ऋषभ का एलीट आर्मामेंट था, रुद्र को जरा भी डर नहीं था। उसने हथेली आगे बढ़ाई और फिर असीम मार्शल शक्ति उसकी इच्छा के अनुसार प्रवाहित हुई। उसके विचारों के साथ यह एक विशाल हथौड़ा बन गया। हथौड़ा आगे बढ़ा और ऋषभ के हाथ में मौजूद मास्टर्ड एलीट आर्मामेंट से टकराया। जोरदार धमाके के साथ ऋषभ पीछे हट गया। हालांकि ऋषभ चौथे दर्जे का मार्शल लॉर्ड था, फिर भी एक ही स्तर पर होने के बावजूद उनकी युद्ध क्षमता में अंतर था। ऐसा प्रतीत होता था कि ऋषभ ने अभी अभी चौथे दर्जे का मार्शल लॉर्ड के स्तर में प्रवेश किया था। उसकी नींव अस्थिर थी। उसकी युद्ध क्षमता भी बेहद कम थी, इसलिए उसमें रुद्र के हमलों का जवाब देने की ताकत नहीं थी। उस पल रुद्र सचमुच ऋषभ को सबक सिखाने के लिए बेताब था। उसने तो उसे तुरंत जान से मारने की भी तैयारी कर ली थी, न केवल त्रिशिता का बदला लेने के लिए बल्कि भविष्य में ऋषभ को राधिका और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए भी, ताकि वह फोर्सेस एकेडमी छोड़ने के बाद किसी भी तरह की परेशानी का समाधान कर सके। लेकिन त्रिशिता को देखते ही रुद्र के पास तुरंत फैसला लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। त्रिशिता को जहर दिया गया था और यह बहुत ही खतरनाक जहर था। अगर उसने जल्द ही उसका इलाज नहीं किया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती थी। मैं तुम्हारी इस घिनौनी जान को कुछ समय के लिए बख्श देता हूँ, रुद्र ने ऋषभ की ओर इशारा करते हुए गुस्से से चिल्लाया। फिर उसने त्रिशिता को उठाया और उछल पड़ा। कुछ छलांगों के बाद वह ऋषभ की नजरों से ओझल हो गया। धिक्कार है। ऋषभ ने देखा कि रुद्र त्रिशिता के साथ भाग गया, वही लड़की जिसके साथ वह रहना चाहता था। वह लगभग उसके साथ संबंध बनाने में सफल हो गया था। वह सचमुच गुस्से से पागल होने वाला था। लेकिन जब उसने अपना सिर नीचे किया और खून से लथपथ हथेली के साथ साथ अब टूटी हुई मास्टर्ड एलीट आर्ममेंट को देखा तो वह सोचने पर मजबूर हो गया। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और धीमी आवाज में कहा, आखिर वह कौन था? इतना भयानक व्यक्ति सहस्राब्दी प्राचीन शहर के अंदर क्यों प्रकट हुआ है? ऋषभ ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि वह कौन है, तभी रुद्र त्रिशिता को गोद में उठाकर तेजी से दौड़ने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी बाहों में लिपटी त्रिशिता गर्मी से बेहाल थी। साथ ही वह बेहद कामुक हो गई थी। उसने अपना गोरा हाथ रुद्र के कपड़ों के अंदर डालकर उसकी छाती को रगड़ा। साफ था कि वह बेकाबू हो चुकी थी। ये ठीक नहीं है। दवा जल्द ही उसके दांतियान और उसकी स्रोत ऊर्जा में समा जाएगी। अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं इसे और देर नहीं कर सकता।
जब से रुद्र को कामोत्तेजक दवा दी गई थी तब से वह इन दवाओं का अध्ययन कर रहा था। वह जानता था कि थोड़ी अधिक शक्तिशाली दवाएं न केवल कामुकता को इस हद तक बढ़ा देती हैं कि व्यक्ति बेकाबू हो जाता है, बल्कि वे उसके दांत्यान और मूल ऊर्जा में भी प्रवेश कर जाती हैं। ऐसे में उन्हें किसी पुरुष और स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, अन्यथा उनके शरीर के फटने से उनकी मृत्यु हो जाती है। रुद्र तुरंत समझ गया कि त्रिशिता को जो बीमारी थी वह बेहद शक्तिशाली थी, एक ऐसी बीमारी जो अगर उसने जल्दी से एंटीडोट नहीं ढूंढा तो उसके शरीर को विस्फोटित कर देगी। इसलिए रुद्र ने अब ज्यादा परवाह नहीं की। उसने तुरंत आगे बढ़ना बंद कर दिया और वहीं पर एक छलावरण संरचना बना ली। फिर उसने तुरंत एक शीतरोधक संरचना भी बना ली। उन संरचनाओं को बनाने के बाद रुद्र ने त्रिशिता को उनमें डाल दिया। फिर उसने संरचनाओं को सक्रिय किया। वह हड्डियों को भेदने वाली ठंड का उपयोग करके त्रिशिता को होश में लाना चाहता था, ताकि दवा उसके शरीर में फैलकर उसके अंगों में प्रवेश न कर सके। उसी समय रुद्र ने इस प्रकार की अजीब दवाओं का इलाज करने वाला एक विशेष विषनाशक भी निकाला और उसे त्रिशिता को खिलाया। दरअसल रुद्र ने वह विषनाशक दवा खुद के लिए तैयार की थी। हालांकि फिलहाल वह खाने पीने में बहुत सावधानी बरतता है और उसे शायद ही कभी जहर लगता है, फिर भी नशीले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के सेवन को लेकर उसके मन में अतीत की कुछ आशंकाएं थीं। इसलिए उसने ठीक इसी कारण से विषनाशक दवा तैयार की थी। इतना ही नहीं, यह उच्चतम गुणवत्ता की विषनाशक दवा थी। रुद्र को पहले लगा था कि यह बेकार होगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से आज इसने अपना कमाल दिखाया। फिर भी ये प्रयास व्यर्थ था, क्योंकि त्रिशिता उसके साथ सहयोग करने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। वह अपने शरीर को इधर उधर घुमाती रही, उसे दाएं बाएं हिलाती रही और लगातार अपने हाथों से रुद्र के पूरे शरीर को छूती रही, लेकिन वह विषनाशक लेने को तैयार नहीं थी। मैं चाहती हूँ टिल्ड। त्रिशिता अपना आपा खोती जा रही थी। उसने रुद्र के कपड़े भी फाड़ने शुरू कर दिए। त्रिशिता, रुको, सावधान रहो। रुद्र लगातार चिल्ला रहा था। उसने त्रिशिता को जबरदस्ती जहर का टीका खिलाना शुरू किया, लेकिन अनजाने में ही उसकी नज़र त्रिशिता के नग्न और मोहक शरीर पर पड़ी, और अनजाने में ही उसका हाथ उसकी कोमल त्वचा से छू गया। सबसे भयावह बात यह थी कि त्रिशिता का हाथ और भी घिनौना होता जा रहा था। वह इधर उधर छूती रही और फिर रुद्र के पहले से ही उभरे हुए अंग को छू लिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मानो वह जानती थी कि वह क्या है। उस अंग को छूने के बाद हल्की सी कंपकंपी के अलावा उसने उसे पकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसके बजाय वह उसे रगड़ने लगी, मानो वह उसे रुद्र की पैंट से बाहर खींचना चाहती हो। अगर कोई व्यक्ति अधिक दृढ़ इच्छाशक्ति वाला भी होता तो भी ऐसी स्थिति में उसकी प्रतिक्रिया अवश्य होती। इसलिए ऐसी स्थिति में रुद्र पहले से ही तीव्र इच्छा से भरा हुआ था। अगर यह पहले होता तो शायद रुद्र को बिल्कुल परवाह नहीं होती और वह अपनी पैंट उतारकर ऊपर चला जाता। आखिरकार ये त्रिशिता को जहर से उबरने में मदद करने का एक तरीका था। यह उसकी मदद करने के बराबर ही था, लेकिन अब वह बदल चुका था। रुद्र अब वह बचकाना और चंचल बच्चा नहीं रहा था। वह जानता था कि इस समय त्रिशिता का मन शांत नहीं है, और वह ये भी समझ गया था कि रुद्र त्रिशिता को पसंद नहीं करता और त्रिशिता भी उसे पसंद नहीं करती। ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना अत्यंत गैरजिम्मेदाराना हरकत थी। विशेषकर यामिनी के साथ हुई घटना के बाद उन्हें ये बात और भी गहराई से समझ में आ गई थी। अगर उन्होंने जल्दबाजी में कोई ऐसा काम कर दिया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो संभवतः इससे किसी का जीवन बर्बाद हो सकता था। ये बिल्कुल हार से सीख लेकर समझदारी हासिल करना वाली बात थी। हालांकि शुरुआत में उसके जल्दबाजी भरे कदम ने अप्रत्यक्ष रूप से यामिनी की जान बचाई, लेकिन अगर उसके द्वारा विकसित की गई निषिद्ध रहस्यमयी तकनीक में कोई दानव न होता तो निश्चित रूप से रुद्र की गलती होती। इसलिए रुद्र अब अच्छी तरह समझ गया था कि वह त्रिशिता के साथ उस तरह का रिश्ता नहीं रख सकता। चाहे वह उसे कितना भी लुभाए, वह ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि त्रिशिता की हरकतें नशे के असर से थी, उसकी अपनी इच्छा से नहीं। यहाँ तक कि उसे खुद भी नहीं पता था कि वह क्या कर रही है। ये सब नशे के असर से उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण था। हालांकि रुद्र अलग था, वह समझदार था, इसलिए उसे विवेक बनाए रखना था। त्रिशिता, माफ करना। अंत में रुद्र ने दांत पीसते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके माथे पर दे मारा। जब हथेली टकराई तो त्रिशिता का चेहरा जम गया और उसका शरीर कांपने लगा। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और बेहोश हो गई। वह शांति से लेटी रही, मानो उसे बेहोशी आ गई हो। त्रिशिता के बेहोश हो जाने के बाद रुद्र के लिए उसका इलाज करना काफ़ी आसान हो गया। कुछ देर इलाज करने के बाद त्रिशिता आखिरकार शांत हो गई और रुद्र को भी राहत मिली। उसी क्षण रुद्र ने एक विशेष सामग्री से बना कंबल निकाला और उसे त्रिशिता के शरीर पर डाल दिया, जिससे उसका नग्न और मोहक शरीर ढक गया। लेकिन त्रिशिता का गुलाबी छोटा सा चेहरा अब भी बेहद आकर्षक था। सच कहें तो वह दिखने में बहुत सुंदर थी, इसीलिए ऋषभ का इतना पागलपन भरा व्यवहार कोई आश्चर्य की बात नहीं थी।
अफसोस की बात है कि त्रिशिता चाहे कितनी भी खूबसूरत हो जाए, वह रुद्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। यहाँ तक कि कहा जा सकता है कि सुंदरता के मामले में भी त्रिशिता, राधिका और माया से कुछ कमतर थी। रूबी की तो बात ही छोड़िए, वह तो उसके सामने कहीं नहीं ठहरती थी। दरअसल अंत में रुद्र की महिलाओं की गुणवत्ता को लेकर काफ़ी उच्च अपेक्षाएं थीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रति समान भावनाएं रखनी चाहिए। त्रिशिता की स्थिति स्थिर होते देख और यह जानते हुए कि वह थोड़ी देर में स्वाभाविक रूप से जाग जाएगी, रुद्र ने वहां से जाने का फैसला किया। इस तथ्य को दरकिनार करते हुए कि रुद्र को अभी भी 7वां फॉर्मेशन एपर्चर खोलना था, रुद्र को ये पक्का नहीं था कि अगर त्रिशिता फिर से जागृत हो गई तो क्या होगा। इसलिए उसने वहां से चले जाने का फैसला किया, एक गुमनाम नायक बनकर और ऐसा व्यवहार करने का जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके जाने के बाद रुद्र ने गुप्त घेरा नहीं हटाया, क्योंकि उसे डर था कि ऋषभ फिर से आ जाएगा या त्रिशिता का सामना किसी भयंकर जानवर से हो जाएगा। ऐसी स्थिति अच्छी नहीं होगी। आखिरकार इस समय उसमें होश नहीं था। रुद्र ने अपनी स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति कम कर दी ताकि त्रिशिता के जागने के बाद वह स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ न सके। यहाँ फंसे रहना भी बहुत परेशानी भरा होगा। सब कुछ करने और कोई समस्या न मिलने के बाद ही रुद्र वहां से निकला। रुद्र बहुत तेज था, हालांकि 7वां फॉर्मेशन एपर्चर काफी दूर था, क्योंकि वह जंगल के दूसरे छोर पर था और बाद के फॉर्मेशन एपर्चर को भेदना अधिक कठिन था। फिर भी आसमान में अंधेरा होने से पहले रुद्र सफल हो गया। आखिरकार मुझे 7वीं स्पिरिट फॉर्मेशन की कुंजी मिल गई। 7वें फॉर्मेशन छिद्र से बाहर निकलते ही रुद्र ने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा। उसने देखा कि सूरज ढल चुका था, लेकिन आकाश पूरी तरह से काला नहीं हुआ था, अभी भी समय था। कम से कम 5वां दिन अभी बाकी था। अपने हाथ में 7वीं स्पिरिट फॉर्मेशन कुंजी को देखकर रुद्र के दिल में अपार खुशी उमड़ आई, क्योंकि अब अंततः अंतिम फॉर्मेशन छिद्र को खोलने का समय आ गया था। जैसे ही यह अंतिम छिद्र खुल जाता, वह प्राचीन शहर के छिपे हुए हिस्से को खोज पाता। रुद्र, जल्दी से बाकी 6 चाबियां निकालो, अग्नि ने याद दिलाया। रुद्र ने सिर हिलाया, फिर स्पिरिट फॉर्मेशन की बाकी 6 चाबियां निकाल लीं। अग्नि द्वारा संपूर्ण संरचना के विश्लेषण के अनुसार भूल भुलैया को हल करके 8वें संरचना द्वार को खोलने पर सहस्राब्दी प्राचीन शहर के भीतर एक दरवाजा दिखाई देना चाहिए, और वह दरवाजा प्राचीन शहर के छिपे हुए हिस्से का प्रवेश द्वार था। हालांकि दरवाजा बंद था, इसीलिए हर फॉर्मेशन एपर्चर खोलने के बाद रुद्र को स्पिरिट फॉर्मेशन की चाबी मिली। ये चाबियां दरवाजा खोलने के लिए बेहद जरूरी थीं। हालांकि अग्नि को जितना पता था, उसके अनुसार एक गुप्त संरचना थी जो रुद्र द्वारा अभी खोली जा रही संरचना के बहुत समान थी। 8 गठन द्वार थे, लेकिन आत्मा गठन की केवल 7 चाबियां थीं। इन 7 चाबियों को एक साथ मिलाकर एक ही चाबी बनाई जा सकती थी। अंतिम द्वार खोलने में यही महत्वपूर्ण था। 8वें फॉर्मेशन एपर्चर में प्रवेश करने पर यद्यपि भूल भुलैया के अंत में विशाल स्वर्ण द्वार दिखाई देगा, लेकिन यदि कोई सहस्राब्दी प्राचीन शहर के भीतर 8वें फॉर्मेशन एपर्चर के बाहर दिखाई देने वाले द्वार को खोलने के लिए स्पिरिट फॉर्मेशन कुंजी का उपयोग नहीं करता है, तो 8वां फॉर्मेशन एपर्चर एक अनसुलझी पहेली बन जाएगा। यहाँ तक कि जिन्होंने पहले के एपर्चरों को हल कर लिया था, वे भी अंदर ही कैद हो जाएंगे। इसलिए रुद्र को ये देखने के लिए इसका परीक्षण करना पड़ा कि क्या उसके पास मौजूद 7 स्पिरिट फॉर्मेशन कुंजियों को एक में संयोजित किया जा सकता है। अगर वे ऐसा कर पाते तो ये साबित हो जाता कि यह संरचना वही थी जिसके बारे में अग्नि को पता था। फिर रुद्र को 8वें संरचना द्वार में प्रवेश करने से पहले उसे आत्मा संरचना की कुंजी किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपनी होगी और उस व्यक्ति से द्वार खुलवाना होगा, अन्यथा उसके लिए स्वयं संरचना खोलना असंभव था। यदि 7 कुंजियों को संयोजित नहीं किया जा सकता तो यह और भी सरल हो जाएगा। इसका अर्थ ये होगा कि अग्नि की चिंताएं व्यर्थ थीं कि इस स्थान पर गुप्त संरचना उतनी जटिल नहीं थी जितनी उन्होंने कल्पना की थी, और रुद्र बस 8वां संरचना छिद्र खोल सकता था और सब ठीक हो जाता। बिना देर किए रुद्र ने 7 स्पिरिट फॉर्मेशन की चाबियां निकालीं। तेज रोशनी के साथ वे आपस में जुड़कर एक चाबी बन गईं। इससे चाबी और भी चमकदार हो गई, इतनी तेज कि वह दमकने लगी। साथ ही उसमें समाहित स्पिरिट फॉर्मेशन की शक्ति भी और अधिक बढ़ गई। वे सचमुच एक साथ जुड़ गए। इसका मतलब है, अग्नि, तुम्हारा अनुमान सही था। जब 8वां फॉर्मेशन एपर्चर खोला जाएगा तो दरवाजा दिखाई देगा, और केवल इस स्पिरिट फॉर्मेशन कुंजी का उपयोग करके ही 8वां फॉर्मेशन एपर्चर पूरी तरह से खुल पाएगा। अग्नि, मुझे कहना पड़ेगा कि तुमने मेरी बहुत मदद की है, वरना मैं जरूर जाकर सीधे 8वां फॉर्मेशन एपर्चर खोल देता। अगर मैंने ऐसा किया होता तो न सिर्फ मैं अंदर कैद हो जाता, बल्कि मेरी मौत भी हो जाती। 7 चाबियों को एक साथ मिलाने के बाद उसे पता चल गया कि अग्नि का अनुमान सही था। साथ ही उसने अग्नि के ज्ञान के लिए अपनी गहरी प्रशंसा व्यक्त की। अग्नि ने एक बार फिर उसकी मदद की थी। हाँ, बिल्कुल, मेरी क्षमताएं प्रभावशाली हैं, लेकिन मेरी शक्ति चाहे जो भी हो, क्या मैं अब भी आपके विश्व आत्मा क्षेत्र में कैद नहीं हूँ और आपके आदेशों को मानने और आपके लिए काम करने के लिए मजबूर नहीं हूँ।
आखिर में शक्तिशाली तो आप ही हैं, एग्नी ने विनम्रता से कहा, लेकिन उसकी मुस्कान रुक नहीं रही थी। ये साफ दिख रहा था कि उसे रुद्र की तारीफें बहुत पसंद आईं, लेकिन खुशी के अलावा उसने फिर कहा, चलो चलते हैं। चलो देखते हैं कि इस सहस्राब्दी प्राचीन शहर के अंदर क्या छिपा है। बिल्कुल, मेरे भी यही विचार हैं। रुद्र ने सिर हिलाया, हल्की सी मुस्कान दी और फिर सहस्राब्दी प्राचीन शहर की ओर वापस उड़ गया। जैसे ही रुद्र सहस्राब्दी प्राचीन शहर पहुंचा, उसने एक व्यक्ति को देखा। उसका चेहरा उदास था, मानो उसे गहरा आघात लगा हो, और साथ ही वह चिंताओं से भी घिरी हुई थी। रुद्र ने उस व्यक्ति को तुरंत पहचान लिया, वह त्रिशिता की छोटी बहन वसुंधरा थी। वह वहीं बैठी रही और रुद्र को देखकर थोड़ी चौंक गई, लेकिन फिर उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर अब भी उदासी छाई हुई थी, जरा भी बदलाव नहीं आया था। जब रुद्र ने वसुंधरा को इस तरह व्यवहार करते देखा तो वह बस हल्के से मुस्कुराया। वह जानता था कि वसुंधरा ऐसा क्यों कर रही थी। निश्चित रूप से वह त्रिशिता की सजा से डर रही थी, अगर यह पता चल गया कि उसने इस साजिश में मदद की थी। रुद्र उस जैसी लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं जताता था, क्योंकि उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना चाहिए। इसलिए रुद्र ने उसे सांत्वना नहीं दी और एक छलांग लगाकर विक्रांत और अन्य लोगों के विश्राम स्थल की ओर चल पड़ा। रास्ते में रुद्र ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रसार किया। उसे न केवल ये पता चला कि त्रिशिता अभी तक नहीं लौटी थी, बल्कि ऋषभ भी अभी तक नहीं आया था। लेकिन रुद्र को अपने द्वारा बनाए गए गुप्त गठन पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसे ऋषभ द्वारा त्रिशिता को ढूंढने की चिंता नहीं थी। इसलिए बिना कुछ और किए वह महल में प्रवेश कर गया। बड़े भाई रुद्र, आप लौट आए, कैसा चल रहा है? उसी क्षण थोड़े खंडहर हो चुके महल के अंदर राधिका और अन्य लोग बातें कर रहे थे। रुद्र को देखते ही विक्रांत और अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। भाई विक्रांत, इसे ले लो। रुद्र ने बोलते ही स्पिरिट फॉर्मेशन निकाला और विक्रांत को दे दिया। हे भगवान, बड़े भाई रुद्र, क्या आप सफल हो गए? स्पिरिट फॉर्मेशन की कुंजी देखकर विक्रांत बेहद उत्साहित हो गया। वह स्वयं भी एक विश्व स्पिरिटिस्ट था और जानता था कि यह कुंजी क्या दर्शाती है। अभी तो आधा काम ही हुआ है, बाकी आधे काम में मुझे अभी भी आपकी मदद चाहिए, रुद्र ने कहा। बड़े भाई रुद्र, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे निर्देश देने में संकोच न करें, विक्रांत ने ईमानदारी से कहा। सहस्राब्दी प्राचीन शहर के भीतर एक गुप्त संरचना है। इसने सहस्राब्दी प्राचीन शहर के केंद्र को छिपा रखा है। मुझे संदेह है कि छिपा हुआ हिस्सा संभवतः शाही वंश से संबंधित है। अभी तक मैंने शहर के बाहरी हिस्से को घेरने वाले 7 फॉर्मेशन एपर्चर खोल दिए हैं। प्राचीन शहर के भीतर अभी एक और बाकी है। हालांकि इस फॉर्मेशन एपर्चर को खोलने में अभी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब मैं 8वां फॉर्मेशन एपर्चर खोलूंगा तो प्राचीन शहर के अंदर एक दरवाजा दिखाई देगा। उस समय भाई विक्रांत, इस चाबी को लेकर दरवाजा खोल देना। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि मुझे पक्का पता नहीं है कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ कोई खतरा है या नहीं, इसलिए दरवाजा खोलने के बाद जब तक बहुत जरूरी न हो अंदर मत जाना। जितना हो सके मेरा इंतजार करना, रुद्र ने याद दिलाया। बड़े भाई रुद्र, मैं समझ गया। विक्रांत बेहद भावुक हो गया। उसका शरीर भी कांप रहा था। वह डरा हुआ नहीं था, बल्कि उत्साहित था। जब कोई व्यक्ति एक निश्चित स्तर की उत्तेजना तक पहुंच जाता है तो वह इस तरह व्यवहार करता है। छोटी राधिका, छोटी माया, सीनियर जय, भाई विक्रांत के साथ रहो, रुद्र ने राधिका और अन्य लोगों से कहा। रुद्र, तुम्हें सावधान रहना चाहिए, राधिका ने चिंता से भरे स्वर में याद दिलाते हुए कहा। चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं, रुद्र ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए कहा, मानो सब कुछ उसके नियंत्रण में हो। फिर उसने विक्रांत से कहा, याद रखना, जब तक बहुत जरूरी न हो अंदर मत आना, मेरा इंतजार करना। हम, विक्रांत और अन्य लोगों ने सिर हिलाया। फुफकार उसी समय रुद्र हवा की तरह बहकर दूर चला गया। 8वां फॉर्मेशन एपर्चर कहाँ था ये किसी को नहीं पता था, केवल रुद्र को ही पता था। चलो चलें। रुद्र के जाने के बाद विक्रांत और अन्य लोग भी महल से निकल गए। वे सब एक के बाद एक ऊपर चढ़े और सहस्राब्दी प्राचीन शहर की सबसे ऊंची इमारत पर खड़े होकर द्वार के प्रकट होने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच रुद्र 8वें फॉर्मेशन एपर्चर में प्रवेश कर चुका था। ये पहले के सभी एपर्चर से अलग था। ये पहले वाले एपर्चर जितना कठिन नहीं था। प्रवेश करते ही रुद्र को निकास द्वार दिखाई देने लगा, लेकिन निकास द्वार बंद था और प्रवेश द्वार भी अब बंद हो चुका था। यह अग्नि के अनुमानों से बिल्कुल मेल खाता था। उस समय रुद्र अंदर फंस गया था। रुद्र को बचाने वाले केवल विक्रांत और अन्य लोग ही थे। उस समय रुद्र न तो घबराया हुआ था और न ही चिंतित। वह निकास द्वार तक आया, पालती मारकर बैठ गया और उदासीनता से बोला, भाई विक्रांत, यह आप पर निर्भर है। तारांकन हम। जैसे ही रुद्र ने ये शब्द कहे, सहस्राब्दी प्राचीन शहर के भीतर एक गोलाकार चौक के ऊपर अचानक एक सुनहरी रोशनी आकाश में फैल गई। उसी समय धरती भी गड़गड़ाने लगी, पूरा सहस्राब्दी प्राचीन शहर कांपने लगा।
असंख्य टूटे हुए पत्थर इधर उधर लुढ़क गए और अनगिनत छोटी छोटी इमारतें ढह गईं। यहाँ तक कि जमीन पर दरारें भी पड़ गईं, मानो भूकंप आया हो। यह क्या हो रहा है? उसी क्षण आकाश में अंधेरा छाने लगा था। त्रिशिता और ऋषभ के अलावा बाकी सभी लोग प्राचीन शहर के भीतर थे, इसलिए प्राचीन शहर से यह अचानक बदलाव सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। विक्रांत और अन्य लोगों के अलावा न केवल कोई भी उस प्रकाश स्तंभ के पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, बल्कि वे भी उससे दूर चले गए क्योंकि उन्हें चोट लगने का डर था। फिर अंत में जब प्रकाश का स्तंभ धीरे धीरे अपने मूल स्थान पर लौट गया तो एक विशाल आकृति भी प्रकट हुई। यह एक विशाल द्वार था, 30 मीटर ऊंचा और 10 मीटर चौड़ा एक विशाल द्वार जो सुनहरी चमक से जगमगा रहा था। एक ऐसा स्पिरिट फॉर्मेशन द्वार जो विशाल और भव्य दोनों था। इसके अलावा दरवाजे के बीचों बीच एक ताला खोलने का छेद था। उसका आकार और बनावट लगभग विक्रांत के हाथ में मौजूद चाबी के समान थी। ये स्पष्ट था कि चाबी उसी छेद के लिए बनाई गई थी। वह सफल हो गया। बड़े भाई रुद्र सचमुच बहुत महान हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह इस द्वार को इतनी आसानी से सक्रिय कर देंगे। द्वार का निर्माण देखकर विक्रांत को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये किसी सपने जैसा था, उसकी खुशी शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। भाई विक्रांत, जल्दी दरवाजा खोलो, राधिका ने तुरंत याद दिलाया। वह बहुत समझदार थी। जब रुद्र को विक्रांत की मदद की जरूरत थी और उसने खुद दरवाजा नहीं खोला तो वह समझ गई कि रुद्र खतरे में है और रुद्र को बचाने का एकमात्र तरीका दरवाजा खोलना था। विक्रांत ने भी अब और संकोच नहीं किया। उसने तुरंत स्पिरिट फॉर्मेशन की कुंजी ली और जय और अन्य लोगों के साथ विशाल दरवाजे की ओर दौड़ पड़ा। ये क्या हो रहा है? ये क्या चीज़ है? ये तो स्पिरिट फॉर्मेशन का दरवाजा है। विक्रांत के हाथ में उस चीज़ को देखो, यह एक चाबी है। वह उस दरवाजे को खोल रहा है। उसी समय प्राचीन शहर के अंदर मौजूद अन्य लोग दरवाजे को बनते हुए देखकर सभी दौड़ पड़े और ठीक उसी समय उन्होंने विक्रांत को दरवाजा खोलते हुए देखा। और जब उन्होंने ये देखा तो वे अवाक रह गए क्योंकि वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उस स्थान पर इतना भव्य स्पिरिट फॉर्मेशन द्वार कैसे प्रकट हुआ और न ही उन्हें ये समझ आ रहा था कि विक्रांत के पास इसे खोलने की चाबी कैसे थी। विक्रांत ने उनके हैरान चेहरों की परवाह नहीं की क्योंकि उस समय वह दूसरों के विचारों को लेकर चिंतित नहीं था, बल्कि इस बात को लेकर चिंतित था कि दरवाजा सफलतापूर्वक खोला जा सकेगा या नहीं। हालांकि सारी चिंताएं व्यर्थ थीं। स्पिरिट फॉर्मेशन की कुंजी को चाबी के छेद में डालते ही विक्रांत के कुछ और करने से पहले ही दरवाजे का केंद्र घूमने लगा। अंत में चाबी का छेद गायब हो गया और विक्रांत और अन्य लोगों के सामने एक खाली दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के दूसरी ओर एक अत्यंत भव्य शहर था। शहर की इमारतों की शैली सहस्राब्दी प्राचीन शहर से काफ़ी मिलती जुलती थी। इसके अलावा उनमें भी एक प्राचीन आभा थी। हालांकि सहस्राब्दी प्राचीन शहर की तुलना में जहां इमारतें खंडहर और जीर्ण शीर्ण अवस्था में थीं, शहर की इमारतें अपेक्षाकृत पूर्ण थीं, बल्कि काफ़ी नई थीं। हे भगवान, क्या ये सहस्राब्दी प्राचीन शहर का केंद्र हो सकता है? उसी क्षण सब लोग होश में आ गए। तो जैसा कि प्रतीत हुआ, अफवाहें सच थीं। सहस्राब्दी प्राचीन शहर का एक हिस्सा वास्तव में छिपा हुआ था और वह दरवाजा जिस ओर जाता था वह कोई और नहीं बल्कि वही छिपा हुआ मुख्य भाग था। जल्दी जल्दी जाओ, सहस्राब्दी प्राचीन शहर के लुप्त हो चुके हिस्से में जरूर कोई सुनहरा अवसर छिपा है। हमें इसे चूकना नहीं चाहिए। अचानक किसी ने चिल्लाया। ये ऋषभ का छोटा भाई कार्तिक था। चिल्लाते ही वह पागलों की तरह आगे की ओर उछल पड़ा। जैसे कोई तीर अभी अभी धनुष से छूटा हो, वैसे ही वह विशाल द्वार की ओर दौड़ पड़ा। कार्तिक की चीख सुनकर रिवांश और बाकी लोग भी पागलों की तरह व्यवहार करने लगे। बिना कुछ बोले वे दरवाजे की ओर दौड़ पड़े। यहाँ तक कि वसुंधरा, जिसका चेहरा पहले उदासी से भरा हुआ था, वह भी पीछे नहीं रही। लेकिन जब विक्रांत ने ऐसा दृश्य देखा तो उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि दरवाजे के अंदर शाही वंश से संबंधित मामले थे। इसके अलावा उस क्षेत्र का पता रुद्र ने लगा लिया था। वह दूसरों को सबसे पहले अंदर जाने की अनुमति कैसे दे सकता था? जैसे ही विक्रांत इस दुविधा पर विचार कर रहा था, जय, राधिका और माया अलग होकर दरवाजे के सामने रुक गईं। उन्होंने एक साथ कहा, तुम सब यहाँ से गुजरना मना है।